कैसे हो बच्चों? कैसी आपकी पढ़ाई चल रही है? उम्मीद करता हूं कि सीजन में यानी कि सर्दियों के सीजन में फिजिक्स वाला का स्प्रिंट सीजन आपको हर तरह से सपोर्ट कर रहा होगा। रीजन यही है कि एक नेचुरल सीजन है और एक मैनमेड सीजन है जो बहुत तहलका मचा रहा है। यूट्यूब पर काफी फेमस हो रहा है बच्चों, क्योंकि बच्चों के जो डाउट्स हैं वो क्लियर होते नजर आ रहे हैं। अब जब बच्चों की समस्याएं, बच्चों के प्रॉब्लम्स, बच्चों के आने वाले एग्जाम्स में जब चीजें आसान हो जाती हैं तो बदले में जो मिलता है ना, जो प्यार आप लोग देते हो वो बहुत अच्छा लगता है। इतने सारे व्यूज की खुशी, इतने सारे लाइक्स, कमेंट्स, इन सब का जो बदले में जो आप प्यार दे रहे हो ये बहुत काबिले तारीफ है। और हम उम्मीद करते हैं कि ये जो प्यार है ना वो आगे आने वाले समय में और बढ़ेगा। ठीक वैसे ही जैसे हाल ही के दिनों में जो चुनाव बीते हैं अभी दिल्ली सरकार के, दिल्ली में जिस तरीके से लोगों ने वोटिंग की, बढ़ चढ़ के वोटिंग की, मैं ये चाहूंगा कि जिन लोगों ने वोटिंग नहीं की वो भी इंपॉर्टेंस ऑफ वोटिंग समझें और वोट करते और आगे करें तो बहुत खुशी होती। अब क्यों मैं आज ऐसे वोट की बात कर रहा हूं, क्यों मैं सरकार की बात कर रहा हूं? रीजन है हमारा आज का चैप्टर जो कि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है। और इस चैप्टर में आप लोग ये सीखेंगे कि इलेक्शंस यानी कि चुनाव जरूरी क्यों है, और अगर इतने जरूरी हैं तो इन्हें क्या समय समय पर करवाना चाहिए, और अगर जरूरी नहीं है तो क्या इन्हें ना कराया जाए, क्या इनके बिना डेमोक्रेसी स्टैब्लिश की जा सकती है, क्या इनके बिना लोगों की जो प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्यूशन दिया जा सकता है। इलेक्शंस आखिर होने ही है तो कौन इन्हें करवाएगा? जो इन्हें करवाएगा क्या वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, क्या वो एक निष्पक्ष संस्था है जो किसी के दबाव में आकर तो कहीं रिजल्ट्स में हेरफेर तो नहीं कर देती? कैसे वो इलेक्शंस करवाती है? कैसे लोगों का यानी कि हिंदुस्तान में जो इतना बड़ी जनसंख्या है उसका डाटा कैसे तैयार करती होगी? हो सकता है कोई लोग समय पर मर जाते होंगे, कुछ लोगों का बर्थ भी होता होगा, तो ये सारी जो मेंटेनेंस है आखिर कौन सी बॉडी करती है? चुनावों को लोग वोट देने जाते हैं, क्या हम उसे डेमोक्रेटिक वोट्स कह सकते हैं? क्या बेसिक चीजें होती हैं डेमोक्रेसी बनने के लिए? ये आपने प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़ा था, आज भी उसकी झलक आपको देखने को मिलेगी। और इतनी सब बातों के बाद आप पूरे तरीके से सीख जाओगे कि भाई साहब इलेक्शन जरूरी से लेकर क्यों जरूरी है से लेकर कौन करवाता है तक, क्योंकि जरूरी है तो कोई ना कोई करवा रहा होगा, अदरवाइज नीड नहीं होती। तो ये सारे जो आपके सॉल्यूशंस हैं जो आपको अभी तक समझ में नहीं आए वो आज आपके क्लियर होने जा रहे हैं। एंड आई होप कि आपको इसके बाद कोई डाउट इस चैप्टर में ना रहे, नॉट इवन अ सिंगल डाउट। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपका अपना टीचर जोगिंदर सिंह चाहर अपने इस प्यार भरे प्लेटफॉर्म यानी कि प्यार भरा यानी कि फिजिक्स वाला पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और जैसा बच्चों के कमेंट्स लास्ट टाइम देखे, भाई साहब कई बार तो डर लग जाता है। डर क्यों लग जाता है कि बच्चा ऐसे बोलता है सर सामने आके फेस टू फेस बताऊंगा। अब ये क्वेश्चन पूछ रहे हो कि धमका रहे हो, ये दो चीजों में फर्क थोड़ा समझना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप समझते हो ना रिटर्न चीजें भावहीन होती हैं, लेस ऑफ फीलिंग्स होती हैं रिटर्न चीजें ना। ऐसा लगता है थैंक यू, तो ऐसा लगता है कि बार तो एहसान कर दिया, या फिर खुशी में बच्चे ने बोला कि सर थैंक यू, तो बोलने का जो तरीका होता है उससे पता चलता है कि आप गुड वे में बोल रहे हैं, एग्रेसिव वे में बोल रहे हैं, या फिर ऐसा एहसान ही काट दिया। तो आज का जो चैप्टर है बहुत खास है, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है। और मैं अपने बच्चों से यही कहूंगा कि भाई साहब मेहनत लगातार करते रहिए, मेहनत किसी भी चीज में रुकनी नहीं चाहिए। रीजन ये है कि अगर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं, जब आप चलते हो कहीं पर, कहीं भी किसी रास्ते पर चलते हो तो ब्रेकर्स भी आते हैं, गड्ढे भी आते हैं, क्या अपनी गाड़ी को वहां बंद कर लेते हो? क्या नहीं करते। अगर आपको मंजिल आपकी पता है, आपको पता है मुझे यहां से काशी जाना है, तो रास्ते में चाहे गड्ढे हैं, चाहे मौसम खराब हो, चाहे सड़क टूटी मिले, लोगों की भीड़ मिले, कुछ भी मिले, मंजिल तक तो जाना है ना। तो हमारी मंजिल हमारे एग्जाम्स हैं। इसमें चाहे प्री बोर्ड्स आए, चाहे इसमें आपके डाउट्स आए, चाहे आपके इसमें बुरे मार्क्स ही क्यों ना आए, सैड नहीं होना। मैं क्या कह रहा हूं? सैड नहीं होना।
क्योंकि जब इंसान टूटा ना, फिर उसकी मंजिलें उससे बहुत दूर हो जाती हैं, और दूर क्या, बिल्कुल टूट जाती हैं। तो जरूरी है कि आप अपने एम को भूलना मत बस। बाकी बीच में कुछ भी होता रहे, 10 20 50 कितनी भी आफतें आए, गोल कभी धुंधला नहीं होना चाहिए। गोल की वजह से ही आदमी जो है ना वो कॉम्पीट कर पाता है, कंपटीशन कर पाता है। और इस बात का मतलब इस चैप्टर में भी है। अगर इलेक्शंस होते हैं इसीलिए लोगों के बीच में प्रतिस्पर्धा यानी कि कंपटीशन है। अगर इलेक्शन नहीं होते, कोई एक ही चलता, तो वो भी निश्चिंत होकर बैठ जाता कि अरे यार डू नॉट वरी, मैं ही तो हूं, और कौन आने वाला है यहां, मैं नहीं तो कौन, है ना। सो लोगों के सामने चॉइस का होना जरूरी है, इसीलिए कंपटीशन बना रहता है। तो आपके सामने गोल्स जो है ना वो बने रहने जरूरी हैं। आपको यह भी ना लगे उन बच्चों को जो हाई मार्क्स लेके आ गए कि अरे अभी तो 85 90 आ गए, अभी क्या 2-3 नंबर या तो ऊपर या नीचे। बच्चों नंबर कभी भी डाउन हो सकते हैं। प्रैक्टिस मेक्स अ वुमेन एंड मैन परफेक्ट, दोनों को बनाता है। ऐसा नहीं है कि सचिन तेंदुलकर थोड़े दिन खेले नहीं तो फिर वो आउट होने लग गए, फिर प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आ जाएंगे, नहीं। कंसिस्टेंसी बनाए रखो ना यार, क्यों फिगर ग्राफ को नीचे गिरने देना। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे, आज का जो हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों वो है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। जैसे कि आपको पता चल गया है, बेसिक से स्टार्ट कर रहे थे। पहले बेसिक से ऐसी बात है कि व्हाई डू वी नीड इलेक्शंस। पहली चर्चा आपके एनसीईआरटी में यह दे रखी है, व्हाई डू वी नीड इलेक्शंस, इलेक्शंस की जरूरत क्यों है। इससे पहले कि हम आगे बढ़े तो थोड़ा सा समझ लेते इलेक्शन की जरूरत क्यों है, एकदम नॉर्मल भाषा में समझ लेते हैं, एज ए सिटीजन ओनली। भाई साहब इलेक्शन की जरूरत इसलिए है कि एक पार्टी ने हमको बहुत बुरे तरीके से परेशान कर दिया है, अपना प्रेशर इस तरीके से बना दिया कि आने वाले टाइम में ऐसा लग ही नहीं रहा कि वो हटेगी। तो इलेक्शंस एक ऐसा टूल है आपके पास, एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसके थ्रू आप सरकार बदल सकते हो, उस व्यक्ति को रिप्लेस कर सकते हो दूसरे पर्सन के साथ। इलेक्शन इसलिए भी जरूरी है। सेकेंड थिंग, इलेक्शन अगर रहेंगे तो हम अपने आप को डेमोक्रेटिक फील करते रहेंगे, क्योंकि जब हमारे पास ये चॉइस ही नहीं रहेगी कि हम किसी को चुन सकें तो फिर भाई हम डेमोक्रेसी में रहते ही नहीं है। क्योंकि डेमोक्रेसी का एक बेसिक एलिमेंट यह भी है कि आपके पास वोटिंग राइट्स होने चाहिए। दूसरी बात हो गई। तीसरी बात, अगर इलेक्शंस रहेंगे तो सामने वाली पार्टी को यह पता रहेगा कि भाई साहब अगर मैंने इनकी विशेस, इनके डिजायर्स, इनके एस्पिरेशंस को अगर फुलफिल नहीं किया तो मैं आगे चल के रिप्लेस हो सकता हूं, बदला भी जा सकता हूं। इलेक्शंस का एक और फायदा भी है, इलेक्शंस सामने वाली पार्टी के अंदर यह बता देता है कि हमें कंपटीशन करना है, क्योंकि इलेक्शंस नहीं होते तो फिर कोई कंपटीशन भी नहीं करता। तो यह तो होगी बेसिक बात। हम समझते हैं, आपकी बुक में एक एग्जाम्पल दे रखा है भाई साहब हरियाणा स्टेट असेंबली को लेके। किसी जमाने की बात थी, 1982 तक कांग्रेस राज किया करती थी हरियाणा में। उसके बाद एक दिन एक व्यक्ति एक खंडवा डाले हुए, यानी कि एक कैप, जिसे आप देसी टोपी कहते हो, वो डालकर फैसला लेते हैं कि हम एक पार्टी बनाते हैं, हम चुनाव लड़ेंगे। तो वो इंसान पार्टी बनाकर चुनाव लड़ने की तैयारी करते हैं 1987 में, यानी कि सिंस 1982 से लेकर 1987 तक हरियाणा में कांग्रेस राज करती है। कांग्रेस के बाद एक इंसान आए जिनका नाम था चौधरी ताऊ देवी लाल। अब मैं ये ऐसा क्यों कह रहा हूं कि आपको नाम ऐसा लग रहा होगा कि चौधरी भी हैं, ताऊ भी हैं, देवी भी हैं और लाल भी हैं। तो देवी लाल तो उनका नाम था। चौधरी इसलिए कि लीडर थे, नेता थे, अपने गांव के भी एक अच्छे खासे जो प्रसिद्ध फेमस पर्सन है, जाट बेल्ट से बिलोंग रखते हैं हरियाणा में लोग। जो लोग उनका नाम जानते हैं उन्हें अच्छे से पता है कि एक अपनी कम्युनिटी के लिए उन्होंने क्या किया। तो ऐसे ही चीज इस बेस पर उन्होंने प्लान बनाया कि भाई साहब मैं इलेक्शन लड़ूंगा। 1987 में चौधरी देवी लाल चुनावों की तैयारी करते हैं। अब लोग जो है 82 से कांग्रेस को देखते आ रहे थे, कांग्रेस की पॉलिसीज को समझ चुके थे, कांग्रेस हरियाणा के लोगों के लिए क्या कर रही थी यह सबके सामने था। ऑब्वियसली बात है, देवीलाल का जीतना इस बात का प्रमाण है, इस बात का प्रूफ है कि लोग कांग्रेस से खुश नहीं थे।
तो जब चुनाव होते हैं 1987 में, तो ताऊ देवीलाल की होती है जीत। यह जीत इसलिए हुई क्योंकि ताऊ देवीलाल ने किसानों को और वहां के लोगों को, यानी कि हरियाणा के लोगों को, कुछ ऐसे वायदे किए थे जो शायद कांग्रेस पूरा नहीं कर पा रही थी, जिसमें मेन एक वादा यह था कि मैं आपके जो कर्ज हैं, स्मॉल फार्मर्स के जो कर्ज हैं, उनको माफ कर दूंगा, जो उन पे इंटरेस्ट है उसे माफ कर दूंगा। लोगों को बड़ी खुशी हुई कि चलो कोई तो हमारी सोचता है। लोगों को क्या चाहिए? लोगों को चाहिए कि उनका पैसा माफ हो जाए, उन पे जो मुश्किलें हैं वो साफ हो जाए। ताऊ देवीलाल ने वही किया और एट द एंड ताऊ देवीलाल की जीत हुई। यह जीत जैसे उन्हें मिली, उन्होंने अपना वादा पूरा किया, लोगों की समस्याएं हल की, लोगों को अच्छा लगने लगा कि भाई साहब सरकार अच्छी है। 4 साल बाद जब 92 में, यानी कि 5 साल हो गए टोटल, 87 से 592, चौथे साल के एंड में कुछ ऐसी रणनीतियां, कुछ ऐसी राजनीतिक खेल खेले जा रहे थे कि वहां पर कुछ कॉम्प्लेक्सिटी हुई जो आपको, मुझे ऐसा लगता है भी ज्यादा जाननी नहीं चाहिए क्योंकि चुनावों की स्टेट असेंबली की बात है, बट मैं एक थोड़ा सा इंटरफेस आपको दे दूंगा। 92 में क्या होता है कि चुनाव देवीलाल हार जाते हैं। अब आप सोचेंगे सर इतनी अच्छी पॉलिसी थी, जीत रहे थे, फिर हार कैसे गए? हारने का रीजन अपना इंटर रिबेलियन था, आंतरिक विद्रोह। आंतरिक विद्रोह यह था कि ताऊ देवीलाल के सामने 2 आदमी थे, चंद्रशेखर एंड वीपी सिंह। वीपी सिंह यानी कि आप अच्छे से जानते हैं, भारत के प्रधानमंत्री बने थे। तो उस समय होड़ थी कि कौन ऊपर उठेगा और कौन नीचे जाएगा। तो चंद्रशेखर, वीपी सिंह और ताऊ देवीलाल, एक रेस लगी कि भाई साहब प्रधानमंत्री तक पहुंचना तीनों ही चाहते थे, सपने तीनों के ही थे। बट ताऊ देवीलाल ने सपोर्ट कर दिया वीपी सिंह को, और चंद्रशेखर जो उन्हीं के मित्र थे उनको एक तरह से उनका साथ छोड़ दिया। बाद में ताऊ देवीलाल को जब खुद भाई थोड़े दिनों बाद पता चला, तो ताऊ देवीलाल की भी यह इच्छा थी कि मैं ही बन जाता। तो जब वो नहीं बन पाए तो उन्होंने बोला कि ठीक है भाई साहब हम नहीं बन रहे हैं, कोई बात नहीं, हमें डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर बना दो। उस समय राज्यपाल हरियाणा के बोले भाई साहब ऐसा कोई पद ही नहीं है, आप ऐसे मिनिस्टर शपथ ले लो। ताऊ देवीलाल कहां मानने वाले थे? तो डेप्यूटी पीएम के नाम से वो शपथ ले रहे हैं, पद है नहीं, मिनिस्टर बनाना चाहते थे, वो डेप्यूटी पीएम बोल रहे हैं। तो समझाया बुझाया भी, बट बहरहाल इसके आगे हम और कहानी नहीं समझेंगे क्योंकि कहानी और इंटरेस्टिंग है बट पेचीदा है, वो हमारे चैप्टर में आनी नहीं है। तो एनी हाउ वीपी सिंह की सरकार बन गई, कांग्रेस की सरकार बन गई और लोकदल हार गई। तो ये होता है कुछ 1992 तक का सीन। तो आई होप आपको बेसिक आइडिया लग गया है। उन चुनावों में जब ताऊ देवीलाल जीते थे, तो क्योंकि आपकी बुक में दे रखा है कि भाई 90 में से 76 सीटें ताऊ देवीलाल एंड हिज अलाइड पार्टीज, यानी कि उनके साथ जो पार्टी, जब उन्होंने लोकदल बनाया था तो और पार्टियां भी मिलकर चुनाव लड़ रहे थे, सब मिलकर चुनाव लड़ रहे थे। तो 90 में से टोटल इनको 76 सीट्स मिली, बाकी की सीट्स कांग्रेस को 4 या 5 और बाकी सीट्स अदर इंडिपेंडेंट पर्सन को चली गई। तो जो 76 सीट में थी उसमें से 60 सीट्स अकेले, 76 में से 60 सीट्स, 60 सीट लोकदल की थी। इतना प्रचंड बहुमत पाकर उन्होंने अपनी सरकार बनाई थी। बट हालांकि 1992 में कांग्रेस की सरकार एक बार फिर से आती है ड्यू टू इंटर रिबेलियन। वो मैंने आपको बता दिया, जो वीपी सिंह को सपोर्ट किया था ताऊ देवीलाल ने। तो यही हम पढ़ने वाले हैं। आई होप आपको ये स्टोरी समझ में आ गई है, बेस समझ में आ गया है। हरियाणा असेंबली इलेक्शंस का हमने एक एग्जांपल लिया है। इसमें जो 76 सीटें हैं, जो विधायक बने हैं, इनका आप देखोगे आगे स्टेट असेंबली इलेक्शंस में कि कैसे लोगों ने इनको चुना होगा। ईवीएम मशीन के थ्रू चुना, बैलेट पेपर के थ्रू चुना, क्योंकि पहले बैलेट पेपर भी चलते थे, फिर ईवीएम आई है। तो ये हम पढ़ने जा रहे हैं। तो बच्चों आगे देखो, आज क्या है, आज आपको थोड़ा कलर में मिलने वाला है सब कुछ। कलर में मिलने से क्या होगा कि भाई साहब ये हमने खुद लिखा है, इसको खुद बनाया है, बैठकर मेहनत करी है। समय की कमी थी, हालांकि हमारे पास वैसे समय की कमी नहीं थी। जब आप इसको देख रहे होंगे उस समय की कमी नहीं है, बट ठीक है, अपनी मर्जी से भी कभी कभार क्रिएटिविटी करते रहनी चाहिए। भाई कलर है, कलर के साथ खेलना आना चाहिए। सो व्हाई डू वी नीड इलेक्शंस?
ये हमारा टॉपिक है, इसको आप अभी समझोगे। इसके बाद जो एग्जांपल, जो स्टोरी मैंने आपको बताई है, वो स्टोरी समझ लेते हैं। स्टेट असेंबली के इलेक्शंस हैं, हरियाणा में है 1982 तक। सिंस 1982 कांग्रेस वहां पर राज करती है। मैंने आपको बताया, आपको समझ में आ गया कि भाई साहब 1982 से लेकर 87 तक कांग्रेस है। और 87 में क्या होता है, ताऊ देवीलाल कहो या चौधरी देवीलाल कहो, हम भाई साहब बार बार चौधरी साहब कह लेंगे तो ही ठीक है, क्योंकि फिर बहुत बड़ा नाम हो जाता है। कई बार ताऊ में फंसेंगे, कई बार चौधरी में फंसेंगे। सो चौधरी साहब जो है वो अपोजिशन पार्टी के लीडर थे। उन्होंने एक मूवमेंट को लीड किया था जिसका नाम था न्याय युद्ध। न्याय युद्ध यानी कि जस्टिस की लड़ाई। कांग्रेस अन्याय कर रही है, ऐसा इन्होंने लोगों को बताया कि भाई साहब गलत है, आपके ना कर्ज माफ हो रहे हैं ना आपकी ब्याज माफ हो रही है, हम उसके लिए लड़ाई लड़ेंगे और हमारा जो मूवमेंट है उसका नाम होगा न्याय युद्ध। तो जिनको ये लग रहा होगा अपोजिशन लीडर क्या होता है, तो भाई साहब दो पार्टी होती हैं। एक जो चुनाव में बहुत ज्यादा सीटें लेके आती है, जिसकी सरकार ही बनती है, और एक वो पार्टी जो उससे थोड़ा कम लेके आती है, मतलब बिल्कुल कम नहीं। फॉर एग्जांपल मान लो कि एक पार्टी 250 सीट लेके आई है और एक 220 लेके आई है, बाकी अन्य अदर्स को छोड़ दो। तो जो पार्टी है वो तो इसकी बनेगी, जो रूलिंग पार्टी है, जो सरकार बनेगी वो तो 250 वाले की बनेगी। 220 वाला जो है वो क्या बनेगा, अपोजिशन पार्टी बनेगी, विरोधी दल होता है ना, एक तरफ बहस करने वाले बैठते, एक तरफ रूलिंग पार्टी बैठती। तो अपोजिशन लीडर के रूप में भूमिका यानी कि रोल निभाया चौधरी साहब ने, और अपना एक मूवमेंट स्टार्ट किया न्याय युद्ध। और चौधरी साहब ने एक न्यू पार्टी बनाई इसी बेस पे, जिसका नाम था लोकदल, जिसे बाद में इंडियन नेशनल लोकदल के नाम से जाना गया। तो लोकदल एक पार्टी थी। हिज पार्टी ज्वाइन अदर पार्टीज, तो इनकी पार्टी ने अदर पार्टी ज्वाइन की, मैंने बताया जैसे कि अलाइड पार्टीज, उसके साथ जुड़ी हुई पार्टी, एंड फॉर्म अ फ्रंट अगेंस्ट कांग्रेस, और कांग्रेस के सामने जाकर अपना झंडा गाड़ दिया कि ये रही आपके सामने बराबर 20-20 लोगों की, 70-70 लोगों की, 90-90 लोग के सामने पार्टी। अब इतना आसान तो नहीं है, जैसा कि लोग जानते हैं कि हरियाणा को लोग जाटलैंड कहते हैं, यानी कि वहां पर बहुमल जो है, जो मेजर कम्युनिटी है वो जाट कम्युनिटी है। बट चूंकि हमारे देश में चुनाव इतने फ्री एंड फेयर होते हैं कि यह जरूरी नहीं है कि आप जिस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं वहां पर केवल आप ही आए, कई बार अदर पार्टी, अदर कम्युनिटी के पीपल भी जीते हैं। तो यह एक एग्जांपल है आपके सामने कि हमारे इलेक्शंस कैसे फ्री एंड फेयर, नॉन पार्शियल और डेमोक्रेटिक इलेक्शंस होते हैं। ये आप आगे मैं कुछ और एग्जांपल भी बताऊंगा आपको। सो एक फ्रंट बना लेते हैं और इलेक्शन जो है अपना क्या करते हैं, पार्टी करते हैं। तो भाई साहब आपको पता ही, आगे का मैं आपको बता देता हूं। इलेक्शन कैंपेन को वो स्टार्ट करते हैं अपने, यानी कि चुनाव का प्रसार। ऑब्वियसली जब पार्टी बन गई तो प्रसार होगा। जब वो अपना प्रचार कर रहे होते हैं तो उसमें कुछ वायदे करते हैं। क्या वादे करते हैं कि मेन प्रॉमिस था उनका कि हिज गवर्नमेंट वुड वेव द लोन्स ऑफ स्मॉल बिजनेसमैन एंड फार्मर्स। हम आपके लोन, कर्ज माफ कर देंगे। वेव ऑफ का मतलब होता है बच्चों माफ कर देना, एकदम खत्म, माफ कर देंगे। छोटे मोटे लोगों के जो लोन है, चाहे वो व्यापारी हो चाहे वो किसान हो, हम माफ कर देंगे। लोगों को यह बात बहुत अच्छी लगी। सो रिजल्ट ये हुआ कि लोकदल जीत गई। लोकदल जीती, 90 में से 76 वोट, एक प्रचंड, एक बहुमल, एक मेजर विनिंग थी ये। इस विनिंग में लोकदल को 60 सीटें, बीजेपी को 16 और कांग्रेस को 5 सीटें मिली। यानी कि जो लोकदल के साथ पार्टी ज्वाइन हुई थी वो भाजपा थी, बीजेपी थी। 76 सीटें ली। बट इंडिविजुअली आप देख सकते हो कि भाई साहब लोकदल को कितनी सीटें मिली हैं बच्चों, लोकदल को मिली हैं 60 सीटें। ऑब्वियसली सरकार बनी। सो चौधरी साहब हो गए हमारे चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा। राज्यपाल की भूमिका है, राज्यपाल यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर। का रोल यहां पे आता है। फिर इसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर का काम क्या है, जब पार्टी कोई जीतकर सामने आती है तो जो उसका मेन लीडर होता है उसको शपथ दिला के मुख्यमंत्री बनवाते हैं। ऐसी थोड़ी है मैं जीत गया, मैं खुद जाके हाउस में बैठ जाऊंगा और मैं अपनी चलाऊंगा, नहीं। एक प्रोसेस होता है, एक प्रक्रिया होती है। जब व्यक्ति जीत जाता है तो उसको शपथ दिलाई जाती है कि भाई साहब आप भारत के संविधान के अकॉर्डिंग ही काम करोगे।
आप इससे बाहर नहीं काम करोगे। मुख्यमंत्री हो, कोई देश के ऐसे आदमी नहीं हो कि जो देश के साथ खिलवाड़ कर दोगे आप। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इनको शपथ दिलाई, ये मुख्यमंत्री बने, सरकार चली, और ये सरकार केवल 4 साल चली थी, ये याद रखना। मैंने आपको 5 बोला था, बट वो मिस्टेकनली, अब ऐसे है कि वैसे जनरली होता क्या है, कोई भी जीती हुई सरकार 5 साल चलती है, बट ये सरकार केवल 4 साल चली। 1991 में बवाल फिर मच गया, और बवाल ये कि कांग्रेस आ गई। सो लोकदल डिफीटेड बाय कांग्रेस। कांग्रेस ने लोकदल को हरा दिया। 4 साल सरकार चली। उसका रीजन था वीपी सिंह, चंद्रशेखर एंड ताऊ देवीलाल के बीच में जो है कंसेप्ट जो घूम रहे थे कि लेकर किसको, प्रधानमंत्री के पद को लेके। वीपी सिंह आखिरी में जीते क्योंकि लोकदल ने सपोर्ट किया। सो डू यू नो द रीजन आपको मैंने बता दिया है। एक रीजन तो अगर सिंपल देखोगे तो भाई साहब यही है कि कांग्रेस जीती थी, या फिर सिक्के का दूसरा पहलू यानी कि लोकदल हारी थी। 4 साल ये सरकार चली। तुम्हें इससे यह पता चल गया, एक स्टोरी थी, ये स्टोरी बेसिकली आपको यह बताना चाहती है कि कोई भी पार्टी देश में पक्की नहीं है। पक्की इन द सेंस उसकी जो टर्म टेन्योर है वो फिक्स नहीं है। जैसा मैंने आपको बताया 5 साल नॉर्मली सरकार चलती है, 5 साल के लिए चुनाव किए जाते हैं, बट उससे पहले भी सरकारें गिरती हैं। जैसे कि यहां पर आपको देखा कि 4 साल में सरकार गिर गई। हमारे देश में हर 5 साल में चुनाव होते हैं। यह प्रक्रिया में बहुत पैसा खर्च होता है, बहुत पैसा। इनसे बहुत ज्यादा डेवलपमेंट भी की जाती है, बट भाई साहब इतना पैसा खर्च होता है कि दूसरे देशों में 10 साल में और लंबे टेन्योर पे भी चुनाव होते हैं। तो हिंदुस्तान को उनके बच्चों के लिए यानी कि हम जैसे युवा के लिए सोचना चाहिए कि चुनावों का कार्यकाल थोड़ा बढ़ा दें, तो मुझे ऐसा लगता है पर्सनली अच्छा होगा। पैसा हर 5 साल में खर्च होता है, सरकार बीच में गिर जाए तो खर्च होता है। प्रचारों पर एक लिमिट लगनी चाहिए, मिनिमम लिमिट लेके आए गवर्नमेंट। इलेक्शन कमीशन यानी कि इलेक्शन कमीशन लिमिट निर्धारित करे कि भाई साहब कम से कम 5 लाख 2 लाख में चुनाव लड़ लो, बस आपकी फेस वैल्यू है, लोग आपको जिता देंगे, आपके काम अच्छे हैं, लोग आपको जिता देंगे। जीत होती कैसे आजकल, कौन कितना मेजर पार्ट जो है पैसे का जो है ना फैला रहा है प्रचार में। बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े रैलीज, बड़े बड़े रोड शोज, लोगों के लिए खाने की सुविधाएं, दारू चल रही है, पैसा चल रहा है। इस तर्ज पे जो चुनाव लड़े जाते हैं तो वहां लिमिट ही नहीं रह गई है। बट हम उस बात को भी चर्चा नहीं कर रहे हैं। सो व्हाई डू वी नीड इलेक्शंस? लेट्स अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। क्यों हमें चुनावों की जरूरत होती है? व्हाई डू वी नीड इलेक्शंस? इससे पहले समझ लेते हैं कि अगर नहीं होते इलेक्शंस तो क्या होता। सीधी सी बात है, जब गांव में चुनाव नहीं होते थे तो गांव के बड़े बूढ़े लोग मिलकर फैसला ले लेते थे और सब मान लेते थे और काम हो जाता था। चुनावों की जरूरत नहीं है। और मैं ऐसा मानता हूं कि आपको भी यही लगेगा कि हां ऐसे चुनाव कराने की जरूरत है ही नहीं। जब गांव के मुखिया ने जो कह दिया, लोगों ने मान लिया, समस्या खत्म हो गई, तो चुनाव की जरूरत क्या है? कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, मानते हैं। बट आप एक बात समझिए कि अगर लोगों ने उनकी बातें नहीं मानी, तो लोगों के पास समय नहीं हुआ, तो वो आकर बैठ नहीं पाए। कुछ होता है ना, कई बार मीटिंग हो रही है, 1-2 लोग गायब है, वो फिर बाद में पूछते हैं क्या हुआ था क्लास में, बच्चों से पूछते हैं, बच्चे क्या हुआ था भाई, मैं कल आया नहीं था। तो ऐसे केस में क्या करें? सो देखेंगे, इफ ऑल द पीपल कैन सिट टुगेदर एवरी डे एंड टेक ऑल द डिसीजंस, देन द रूल ऑफ पीपल इज पॉसिबल विदाउट एनी इलेक्शंस। लोग अगर साथ बैठ सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं, डिसीजंस ले सकते हैं, तो यस वी कैन से दैट देयर इज नो नीड ऑफ इलेक्शंस। इलेक्शंस की तब जरूरत नहीं है। बट डू यू थिंक इज इट पॉसिबल प्रैक्टिकली? क्या यह प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि लोग जब जब जरूरत पड़े, जब भी डिसीजन लेना हो, सब आ पाए, सब एक साथ बैठ पाए? क्योंकि हिंदुस्तान में अलग अलग धर्मों के लोग हैं, अलग अलग जातियां भी बटी हुई हैं। यहां तो इनकम के हिसाब पे भी लोग बटे हुए हैं। किसी की इनकम ज्यादा है, भाई साहब मैं गरीबों से बात ही नहीं करता। तो फिर ऐसा क्या है कि ये लोग आएंगे, बैठेंगे, बात करेंगे, डिसीजंस लेंगे? इट इज वेरी इंपॉसिबल।
बट हम एक कल्पना कर रहे हैं, हम एक ऐसा एनवायरमेंट क्रिएट कर रहे हैं जिसमें हम ये मान के चल रहे हैं कि लोग आते हैं, बैठते हैं, डिसीजन लेते हैं, तो इलेक्शंस की जरूरत नहीं है। ठीक है, अच्छी बात है। सो व्हाट डू यू थिंक, इज इट पॉसिबल इन एनी लार्ज कम्युनिटी और कंट्री? सो डू यू रियली थिंक कि ये इंडिया में पॉसिबल है? जब इतनी बड़ी कंट्री है, इतने बड़े कम्युनिटीज हैं, इतनी भर भर के कम्युनिटीज हैं, डाइवर्सिटीज हैं, तो क्या जो पिछली बात है कि लोग आएंगे, बैठेंगे, डिसीजंस लेंगे, ये पॉसिबल है? आप प्रैक्टिकली सोचना, प्रैक्टिकली। सो फॉर एवरीवन टू हैव द टाइम एंड नॉलेज टू टेक डिसीजन ऑन ऑल मैटर्स। सो क्वेश्चन एक और बात से है कि क्या जो लोग फैसला लेने आ रहे हैं, क्या उनके पास इनफ टाइम है? बैठेंगे, लोगों की समस्या सुनेंगे? जमाना ही ऐसा है, लोग फास्ट फॉरवर्ड चलते हैं, जिंदगी को शॉर्ट करना पसंद करते हैं। शॉर्ट इन द सेंस, आपको कहीं जल्दी आपको कहीं जाना है, आपको पता है कि मैं इस काम को 1 घंटे में वहां पहुंचकर कर सकता हूं, बट आपने उठाई बाइक और एकदम धूम मचा ले धूम और सीधा वहां पहुंच गए 15 मिनट में। अब भाई साहब, अपनी जिंदगी का आपने जोखिम पूरे तरीके से लिया। सो अब लोगों के पास अपने पर्सनल काम को लेकर इतनी गतिविधि तेज है, इतने एक्टिव है, तो दूसरे की समस्या सुनने का समय कहां है? आप देखना, किसी से आप बात करो, आप किसी को प्रॉब्लम बताओ तो अनइंटरेस्टेड लगता है पीपल सामने से। हाँ ठीक है, ओके, अच्छा ऐसा हुआ, ठीक। दिल से नहीं है वो आपके साथ। आजकल लोग एक्टिंग ज्यादा सीख गए हैं। रियल पीपल आर रिड्यूसिंग, वो घट रहे हैं। रीजन ये है कि सबको एक्टिंग का शौक चढ़ा है। किसी के कोई फीलिंग के साथ एक्टिंग कर रहा है, कोई किसी के साथ रिश्तेदारी में एक्टिंग कर रहा है, कोई मां बाप के साथ एक्टिंग कर रहा है। मां बाप आए, पढ़ रहा है बेटा, हाँ, एकदम आंख खोली पढ़ने लग गया, फिर देखा, फिर अपने इंस्टाग्राम पे लग गया एक्टिंग। एक बच्चा, मैं आपको सामने देखी बात बता रहा हूं, एक बच्चा अपने मां बाप से कितने बुरे तरीके से बोलता है, जाओ क्या कर लोगे, नहीं मानता तो, मैं नहीं सुन रहा, तू तड़ाक, बदतमीजी, गुस्सा, हर वो चीज। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ गुस्सा कर रहे हो, आप सिर्फ बुरा बोल रहे हो तो वो गलत है। गुस्सा भी एक नेगेटिव पॉइंट है बातचीत का। वो मां बाप से ऐसे बोलता है, और जैसे सामने क्लास में गया, सामने महिला दोस्त मित्र बैठी है, तहजीब ही बदल गई भाई साहब बात करने की। जैसा कि मैं देखता भी हूं बच्चों की चैटिंग में, ऐसे बात करते हैं ना जाने जैसे नवाबों के पूरे शौक उन्होंने रखे हुए हैं। सॉरी, प्लीज मानिए, समझिए। तो ये चीजें आप समझ सकते हो, ये रवैया किस लिए हो रहा है? ये हो रहा है क्योंकि आपके सामने आपको पता है कि आपके काम आप कहां से बनवाना चाहते हो। सेम पॉलिटिकल पार्टीज है, हमारे सामने वो इस तरीके से आते हैं कि भाई साहब उनसे अच्छा कैंडिडेट कोई है ही नहीं किसी पार्टी का, बट जैसे ही अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। तो मैं आपको यही कहना चाह रहा हूं, एक्टर केवल आप ही नहीं हो, आपसे बड़े नेता, आपसे बड़े अभिनेता, ये सारे राजनेता हैं जो आपकी फीलिंग के साथ वो एक्टिंग करते हैं जो आप समझ ही नहीं पाते। तो इन लोगों के पास क्या पॉसिबल है कि सबके पास टाइम और नॉलेज हो कि वो सारे डिसीजंस पे एकजुट हो सके, सारे मैटर्स पे डिसीजन ले सके? प्रैक्टिकली सोचना। सो इन मोस्ट ऑफ डेमोक्रेसीज पीपल रूल थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। सो आंसर है बच्चों नो। रीजन ये है कि हम 2 भाई होकर भी अपने डिसीजंस एकजुट नहीं रख सकते, हम अपने डिसीजन अपनी फैमिली के एक साथ नहीं रख सकते, हम मोहल्ले के डिसीजंस एक साथ नहीं रख सकते। तो इतनी बड़ी कम्युनिटी, इतनी बड़ी कंट्री के डिसीजंस को एक प्लेटफॉर्म पे लाकर यूनाइट करना इज वेरी इंपॉसिबल। दैट इज वाई वी आर सेइंग कि इन मोस्ट ऑफ डेमोक्रेसीज, जो ज्यादातर डेमोक्रेसीज हैं या जो अपने आप को बताती हैं, सो देयर पीपल इलेक्ट देयर ओन रिप्रेजेंटेटिव्स या पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। वो अपने प्रतिनिधि चुनते हैं अपने बिहाफ पर। आपको सबको पता होगा, आप अपने एरिया में वोट डालने जाते हो, विधायक चुनते हो आप, वो आप ही का चुनाव विधायक है, जिसको वोट आपसे मिला है, तो वो होता है रिप्रेजेंटेटिव्स।
सो क्वेश्चन इज देयर अ डेमोक्रेटिक वे ऑफ सिलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव विदाउट इलेक्शन? अगला क्वेश्चन यह है कि जो हम इनको इलेक्शंस कर रहे हैं, जो हम इनको डेमोक्रेटिकली चुन रहे हैं, इज इट पॉसिबल टू सिलेक्ट दीज रिप्रेजेंटेटिव्स विदाउट इलेक्शंस? यानी कि अगर चुनाव ही हटा दिए जाए या चुनाव ही ना किया जाए और फिर भी इन लोगों को ऐसे ही चुना जाए, मतलब सब कुछ वही रहेगा, बस चुनाव नहीं होंगे। दैट मीन्स आप बोलोगे हाँ हाँ ये पसंद है मुझे, ये आदमी अच्छा है यार, ये मेरी बात सुन रहा है, इसको विधायक बना दो, बस वोट नहीं करने हैं। आप बोला अरे ये सांसद भाई साहब बहुत अच्छे, इनको हमारे एरिया का सांसद बना दो। मतलब चुनाव ना होकर बाकी सब कुछ हो रहा है, बस आप वोट करने नहीं जाओगे। सो क्या हम इसे डेमोक्रेटिक कह सकते हैं? तो यही अगला हमारी बातचीत होगी कि भाई एज्यूम अ प्लेस वेयर रिप्रेजेंटेटिव्स आर इलेक्टेड ऑन द बेसिस, यानी कि जिन लोगों को आप चुन रहे हो चुनाव नहीं होने हैं, ध्यान रखना चुनाव नहीं होने हैं। अब आप किस बेस पे चुनोगे? कहोगे यार इसकी एज, इसका एक्सपीरियंस, इसकी नॉलेज, कुछ तो बेस चाहिए चुनने के लिए ना। सो आप एज के बेस पे चुनोगे, जो बड़ा है वो अच्छा होगा, इसको लेके आओ। कोई बोलेगा नहीं यार हम तो यूथ हैं, हमारे स्कूल की बात तो केवल एक जवान व्यक्ति समझ सकता है, जवान को लाओ। तो एज, एक्सपीरियंस, एजुकेशन, नॉलेज। मुझे एक बात बताओ, क्या ये चारों फैक्टर्स ये पॉसिबल है कि छोटे में ना हो, बड़े में हो, और बड़े में हो और छोटे में ना हो? ये तो किसी में भी आ सकता है ना, सिर्फ एक फैक्टर को समझ के, एज को। केवल ये मान लेना कि चश्मे पहनने वाले लोग इंटेलिजेंट होते हैं, ये स्ट्रेटेजी, ये अप्रोच बिल्कुल गलत है। ऐसे होता तो जिन लोगों को दिखता नहीं है ना चश्मा लगा के भी, वो इंटेलिजेंट होते, बट वो इंटेलिजेंट नहीं है। बाबू भैया का डायलॉग याद है ना हेरा फेरी का, कि इनके भी चश्मा है मेरी भी चश्मा है, हम बाप बेटा हो गए। तो वो अक्षय कुमार ने क्या बोला था कि बाहर चार अंधे कांडे भी बैठे, फिर इस हिसाब से तो वो भी तुम्हारे बच्चे ही रिश्तेदार हुए। तो बात यह है कि भाई साहब कुछ लोग बाय बर्थ, जिन लोगों की आईसाइट नहीं होती है उनकी मजबूरी है, पर जिनके पास चश्मा पहन के लोगों को पागल बनाना है, जिनको लोगों को चश्मा पहनकर पागल बनाते हैं, उनकी मजबूरी नहीं है, यह उनकी मजदूरी है, उनका धंधा है। आप लोगों को टोपी पहनाना और अपन को चश्मा पहन के यह बताना कि हम पढ़े लिखे दिखते हैं, डू नॉट बिलीव ऑन देम, विश्वास ना करें। सो यही बात है कि क्या इनके बेस पे सिलेक्ट कर ले। सो कैन वी कॉल दिस प्लेस अ डेमोक्रेसी? यानी कि जिस क्षेत्र में आपने ऐसे लोगों को चुना विदाउट वोटिंग, क्या हम उसे डेमोक्रेसी कह सकते हैं? हाउ डू वी फाइंड आउट इफ द पीपल लाइक देयर रिप्रेजेंटेटिव्स और नॉट? अगर हमने लोगों को एज के बेस पे, लोगों को एक्सपीरियंस के बेस पे, लोगों को नॉलेज के बेस पे अगर हमने चुन लिया, देन हाउ डू वी कैन फाइंड आउट? हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि वी आर लाइकिंग देम और नॉट, कि हम उन्हें अब चाह भी रहे हैं कि नहीं? इन द सेंस शुरुआत में तो आपने पसंद कर लिया, अब बीच में कुछ खटपट होगी, लोग आपकी नहीं सुन रहे, रिप्रेजेंटेटिव्स आपका कहना नहीं मान रहे, अब आपके पास चुनाव भी नहीं है करने को कि उन्हें हटा दो। कैसे हटाओगे भाई? समस्या होगी कि नहीं होगी? लोग तो आ गए, वो बोलेंगे हमें तो आप ही ने चुना था। हाँ हाँ भाई चुना था, बट अब वोटिंग राइट के थ्रू उनको रिप्लेस करने का अधिकार आपके पास नहीं है। सो हाउ डू वी एंश्योर दैट दीज रिप्रेजेंटेटिव्स रूल एज पर द विशेस ऑफ द पीपल? फिर भाई साहब हम कैसे मान लें कि आप हमारी इच्छाओं के अनुसार जो हम चाहते हैं वो आप काम करोगे? अरे यार आप तो चुनकर ही नहीं आए हो, कल को हमारे पास वो टूल ही नहीं है कि हम आपको हटा पाए। अब तो वो होगा जो आप चाहते हो। शुरुआत में हमारी चली, पर अब पूरे जितने वर्ष भी वो रहने वाले हैं, क्योंकि 5 साल का चक्कर नहीं होगा यहां पे, क्योंकि वोटिंग ही नहीं है, हटेंगे ही नहीं वो। आप किसको रिप्लेस करोगे? वो अगर 5 साल बाद हट भी गए तो भी तो चुनना आपको फिर वैसे ही प्रक्रिया से है, सेम प्रोसेस के थ्रू चुनना है। सो कैसे इंश्योर करेंगे? सो सॉल्यूशन टू दीज प्रॉब्लम्स, यानी कि दीज क्वेश्चंस इज चुनाव, इलेक्शंस। इलेक्शंस है तो आप अपनी जिंदगी खुल के जी सकते हो। कोई कैंडिडेट आपको पसंद नहीं है, बदल देंगे 5 साल बाद। 5 साल की सरकारें तो उससे पहले भी गिरती आई हैं। तो इलेक्शंस वो टूल है जिसके थ्रू आप
अपने मन चाहे रिप्रेजेंटेटिव्स को ला सकते हो, अपनी चॉइस को आप रख सकते हो. इफ यू आर नॉट लाइकिंग देम देन यू कैन रिप्लेस देम एज वेल. आप उन्हें रिप्लेस भी कर सकते हो. ऐसा नहीं है कि आपने 5 साल चुना है तो आप मजबूरी 5 साल उनकी सहन करो. देयर इज नो सच बाउंडेशन. डेमोक्रेसी आपको यह फ्रीडम देता है कि अगर सरकारें जो गिरती हैं बीचों बीच, वो इसी रीजन से गिरती हैं कि पीपल आर नॉट लाइकिंग देम. जब लोग पसंद करना बंद कर देते हैं तो नेताओं की सर की जो टोपी है वो ओढ़नी हो जाती है, इधर से उधर से इधर चलती है. सो इलेक्शंस, सो पीपल कैन चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स एट रेगुलर इंटरवल्स एंड चेंज देम इफ दे वांट. इलेक्शंस आपको 2 चीजें प्रोवाइड करते हैं. आप अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चुने, और जिन्हें आपने चुना है इफ यू आर नॉट लाइकिंग तो आप उन्हें रिप्लेस कर दो. क्या फर्क पड़ रहा है, चुनाव है, 10 बार कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है. सो ऐसे में आपने देख लिया कि भाई साहब इलेक्शंस क्या है. तो इलेक्शन इज अ काइंड ऑफ मैकेनिज्म वेयर पीपल चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स एट रेगुलर इंटरवल्स बाय वोटिंग if they have voting rights in a democracy. That means if they are residing or living in a democracy, then definitely there are some rights including voting. So they will use that right and elect the representatives. अब उनको रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करने, एंड ये सारा कुछ जो होगा ना वो इलेक्शन प्रोसेस का ही पार्ट होता है पूरा. ऐसा नहीं है कि इलेक्शन प्रोसेस में केवल ये है कि डेमोक्रेसी बननी है या लोगों को चुनना है. लोगों के चुनने, पोलिंग, आपका शेड्यूल बनना, वोटर लिस्ट बनना, ये सब इलेक्शन कमीशन के अंडर सारे काम आते हैं. सो हम यहां पर ये बात करेंगे कि चॉइसेस क्या होती हैं वोटर्स के लिए, या फिर पहले तो हम यही देख लेंगे वोटर्स क्या होते हैं. भाई साहब वोटर्स यानी कि आप, यानी कि मैं. सर कैसे बने वोटर्स? तो भाई साहब आप जब 18 साल के हो जाओगे, जब आप 18 साल की एज क्रॉस कर लोगे और आपका नाम वोटर लिस्ट में आ जाएगा. सर ये वोटर लिस्ट क्या है? वोटर लिस्ट एक ऐसा रजिस्टर है, ये मान लो एक ऐसा रजिस्टर है जिसके अंदर आपके पूरे खानदान का नाम, जो जिंदा लोग हैं उन सबका है, जो जन्मे हैं उनका भी है, बस वो 18 साल से ऊपर के होंगे. यानी कि 18+ वालों का नाम, और जो जिंदा है यानी कि मरे नहीं हैं, डाइड नहीं है, उन सबका नाम इसमें होता है. आपको हर 5 साल में चुनाव होते हैं, उनको वोट देना चाहिए ताकि आपका नाम बना रहे. बहुत बड़ा प्रूफ है. इससे हम पॉपुलेशन भी काउंट कर लेते हैं. समझ आ रही बात? तो पहला क्या है? चूज हु विल मेक लॉज. जनरली लोगों को 3 चीजें चुननी है. ऐसे लोग जो उनके लिए कानून बना पाए, ऐसे लोग जो उनके लिए पॉलिसीज बना पाए, और जिनको लोग चुने उनकी सरकार बने. ऐसा तो नहीं है मैंने मोहन भैया को चुना और पहुंच गए सोहन भैया असेंबली में, ये घपला हुआ. सो दे विल मेक लॉज फॉर देम. जो लोग चुने जाएंगे वो उनके लिए लॉज बनाएंगे. चूज हु विल फॉर्म द गवर्नमेंट, जो उनके लिए गवर्नमेंट बनाएगी. एंड चूज द पार्टी हु विल गाइड द गवर्नमेंट. मैं क्यों ऐसा कह रहा हूं? जो मैंने आपको बताई बातें ये हैं कि भाई साहब लोगों के पास ऐसी पार्टी बननी चाहिए जो उनके लिए लॉ बनाए, क्योंकि वही वो अंत में चाहते हैं. लोग वोटिंग किस लिए कर रहे हैं? पार्टी अच्छी बने, तो पार्टी गाइड करेगी सरकार को कि भाई साहब पार्टी तो लोगों से चुनी हुई है ना, सरकार कैसे जानेगी कि लोग क्या चाहते हैं? तो लोग तो अपने पार्टी बंधु को बताएंगे ना, रिप्रेजेंटेटिव को बताएंगे. सो वही सरकार हु विल फॉर्म द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट भी उनकी बननी चाहिए जो जीत कर आएंगे. सो नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक. इलेक्शंस को कैसे मान ले कि ये डेमोक्रेटिक हैं, जन आधार पर बेस्ड हैं, लोगों ने करवाए हैं. डेमोक्रेसी तो मतलब यही है ना, लोगों का इन्वॉल्वमेंट है. कैसे मान ले? तो इसके लिए आपको 4 बातें समझनी होंगी. 4 बातों से पहली बात यह रही, चॉइस शुड बी देयर. लोगों के पास चॉइस तो हो किसे चुनना है. भाई अगर अकेला घोड़ा दौड़ेगा और आप कहोगे फर्स्ट आया है, मैं तो यह कहूंगा कि लास्ट भी वही आया है, कोई और है कहां? जब दूसरा कोई चीज है ही नहीं तो भाई साहब वही है, वही फर्स्ट है, वही लास्ट है. तो अगर एक पार्टी देश में रहेगी और लोगों को बोला जाए यू हैव अ ह्यूज बजट, जैसे कपिल शर्मा कहते हैं, आपने सुना होगा, वी हैव अ ह्यूज बजट ऑफ 250 रुपीज. डू यू रियली थिंक कि 250 एक ह्यूज बजट है? नहीं ना, वो तो एक कॉमेडी है. बट चुनाव आयोग
लोगों के सामने किसी भी प्रकार की कॉमेडी नहीं करता है। इसीलिए डिफरेंट डिफरेंट नेशनल पार्टीज, डिफरेंट डिफरेंट पार्टीज स्टेट की या लोकल लेवल पे भी वो खड़ी होती है, लोगों के सामने चॉइस होती है। क्योंकि आप अपना बेहतर तरीका कब समझोगे? जब आपके सामने चॉइस होगी। आपको पता है इसमें दो बातें खास हैं। एक व्यक्ति जब शादी करता है ना, तो भी अपने हिसाब के फीचर्स लड़की में ढूंढता है। मुद्दा चाहे इलेक्शन का हो, चाहे शादी का हो, चाहे पढ़ाई का हो, सब जगह पे लोग बेटर एंड बेस्ट चाहते हैं, अच्छे से अच्छा चाहते हैं, बुरा कोई नहीं चाहता। हर व्यक्ति अपने हिसाब से अपनी चहिता पार्टी को जिताता है क्योंकि उसे पता है कि उसकी वहां पर चलेगी। सो चॉइस शुड बी देयर, दैट मीन्स एवरीवन शुड हैव वन वोट एंड एवरी वोट शुड हैव इक्वल वैल्यू। बूढ़ा है भाई साहब, बड़ा आदमी है, बड़े वोट की वैल्यू है यार। वोट तो एक ही है ना, बंदा तो उंगली से ही दाब के आएगा बटन को। उसके वोट में कोई वजन थोड़ी है कि आपका 10 किलो का वोट था, ये तो 18 से ऊपर का लड़का है, नया नया 60 किलो इसकी बॉडी है, 60 किलो इसका वेट है, उसका तो 100 किलो था। सो एवरी वोट शुड हैव इक्वल वैल्यू। हर वोट की एक ही वैल्यू है, सबकी एक बराबर वैल्यू है, तो एक ही बार डालते हैं। नेक्स्ट इज पार्टीज एंड कैंडिडेट शुड बी फ्री टू कंटेस्ट इलेक्शन एंड शुड ऑफर रियल चॉइस टू द वोटर्स। चुनाव से पहले सारी पार्टी एक हो जाएं और लोगों के सामने बोले कि देखो हम एक हैं, वोट डाल दो, और बाद में अलग थलग हो जाए। नहीं, लोगों को फ्री एंड फेयर इलेक्शन चाहिए। शुरुआत में उनके सामने आ जाओ, भाई साहब आपकी क्या पॉलिसीज है, क्लियरली बताओ, आप हमारे लिए क्या करोगे, क्लियरली बताओ। अच्छा 10 पार्टी हैं, लोगों के सामने 10 चॉइस है। सो फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए, उनके सामने चॉइस भी रहनी चाहिए। सो द चॉइस शुड बी ऑफर्ड एट रेगुलर इंटरवल्स। आज के टाइम पे तो 10 पार्टी है, कल एक ही पार्टी बची, जब 5 साल पूरे हुए फिर 2 आ गई, कभी 3 नहीं। चॉइस जो है लोगों को वो हर इंटरवल यानी कि हर 5 साल बाद मिलनी चाहिए। इस साल 5 थी, अगले साल सब पार्टी एक हो गई, तो भाई साहब चॉइस का है। चॉइस का लगातार होना बहुत जरूरी है, लोगों के लिए नहीं, पॉलिटिकल पार्टीज के लिए भी कंपटीशन बना रहता है भैया। सो द कैंडिडेट प्रेफर्ड बाय द पीपल शुड गेट इलेक्टेड। जो कैंडिडेट लोगों ने चुना है वो उसकी इन्वॉल्वमेंट जरूरी है। जब हम किसी को भाई वोट दे रहे हैं तो वो चुना जाएगा, वो सरकार में इन्वॉल्व होगा। जिसे हम चाहते हैं वो चुना भी तो जाए, पहले तो यहीं पर ही है सारा खेल हमारे साथ है कि जिसे हम चाहते हैं वो चुना जाए। पता चले कि हम जिसे कह रहे हैं भाई साहब इसको विधायक बना दो, इसे हम पसंद करते हैं, ये हमारे काम करता है बंदा, हम इसको चाहते हैं, सरकार ने उसी पे बैन लगा दिया तुरंत ही सोच के कि नहीं इसको तुम पसंद कर दो, ब्लॉक। होता है ना, 2 दोस्त, एक मित्री, एक सहेली, लोगों के बीच में कंफ्यूजन है। जब 2 लोग शादी करने पहुंचे तो मैडम तो एक ही सर को चुनेंगे ना भाई, 2 को तो करेंगे नहीं। फिल्मी स्टोरी होती है जैसा कि एक को चुना, दूसरे बोला इसका क्या करना, बोला इसको कर दो ब्लॉक। तो महिला के पास सामने चॉइस थी, तभी तो उसने बेस्ट चुना। लोगों के सामने भी कैंडिडेट्स है, आप चुनिए बेस्ट, किसने रोका है? आपने अच्छे को चुना, अगर अच्छा ही आपका बाद में बुरा करने लग जाए तो जो शुरुआत में आपने छोड़ा था जिस पर्सन को, उसको पकड़ लेना फिर। चॉइस शुड बी देयर। सो जनरली पीपल जिसे इलेक्ट करते हैं, जिसे पसंद करते हैं, वो इलेक्ट भी तो होना चाहिए। एंड इलेक्शंस शुड बी कंडक्टेड इन फ्री एंड फेयर मैनर। धांधली नहीं चाहिए चुनावों में। मैं इस बात से थोड़ा सा असंतुष्ट हूं कि सब चीजें ठीक हैं, प्रदेश में इलेक्शंस क्या फ्री एंड फेयर हो रहे हैं? केवल इलेक्शन कमीशन इन सब पे नजर रख रहा है, बट इलेक्शन कमीशन को मुझे ऐसा लगता है हर वो प्रयास, हर वो अटेम्प्ट करना चाहिए जिससे लोग रातों रात इंफ्लुएंस हो जाते हैं, वो वहां पे रुकना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने यह कह दिया कि 2 हफ्ते जब वोट होते हैं उससे पहले के 2 हफ्ते तक आप प्रचार करो अपना, और 48 घंटे पहले जो है वो प्रचार बंद हो जाता है। पर यकीन मानो, मैंने लोगों को देखा है गुप्त रूप से उनके घरों में जाकर मीटिंग करते हुए, पैसा देते हुए। ऐसी कई पार्टियां ये काम करती हैं, वहां के लोकल कैंडिडेट करते हैं। लोग खुद अपने भविष्य को धोखे में डाल रहे हैं। उन्हें लग रहा है जिस पार्टी को हमने आज न्योता दिया घर के नाश्ते पर, खाने पर,
वो हमारा भला करने आई है। अरे पागल हो, नेता अपने घर का नहीं होता, तुम्हारा क्या होगा? यहां तो भाई साहब और कामों की तरह, और नौकरी की तरह, और व्यापारों की तरह यह भी एक प्रोफेशन बन गया उनके लिए, बिजनेस बन गया है। 2 करोड़ 4 करोड़ रुपए लगाओ, 50 करोड़ रुपए अंदर ले जाओ। एंड भोले मेरे देश के लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं ये बात को। उन्हें क्या लगता है कि विधायक साहब हमारे घर आ गए, हमारे भाग खुल गए। भाग खुले नहीं है, भाग फूट गए हैं। जिनको विधायक नहीं जानता, जो लोग विधायक को नहीं जानते, वो फ्री हैं, निष्पक्ष हैं, वो किसी को भी वोट दे सकते हैं, उनके जो मन में आएगी। पर जिन लोगों के घर नेताओं का रेगुलर आना जाना है, यार वो इन्फ्लुएंस हो चुके हैं उनसे, और इतने तगड़े लेवल से इन्फ्लुएंस होते हैं कि बस 2-4 उनकी माला, विधायक अपने गले की माला आपने उनको पहनाई, अरे उतार दे, अरे अरे चौधरी साहब लीजिए, आप भी पहनिए, आप ही बढ़े। चौधरी साहब का सीना खुल गया, हैं विधायक ने माला दी है मुझे। ये पता ही नहीं है वो फंदा था गले का, जो अपने गले का फंदा उसने आपके गले में डाल दिया। अब आप इसको लेके घूमना। आप पूरे साल, कोई सच्चा इंसान आपके सामने आ भी गया ना वोट मांगने, आपकी हिम्मत नहीं पड़ेगी कि उसकी जो एक्सेप्टेंस आप कर लो दिल से। आप बाहर से बोल दोगे हाँ ठीक है साहब बिल्कुल आपके साथ है, अंदर से आप किसी और के हो चुके हो। सो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने जरूरी हैं। सो इज इट गुड टू हैव पॉलिटिकल कंपटीशन? बताइए, क्या पॉलिटिकल कंपटीशन का होना सही है, अच्छा है या नहीं? समझते हैं दूसरे एग्जांपल से। क्लास में 50 बच्चे हैं, सबको फर्स्ट आना है, कंपटीशन हो रहा है। यह अच्छी बात है कि बुरी बात है? अच्छी बात है, बिल्कुल अच्छी बात है। ऑब्वियसली हर कोई नंबर 1 बनना चाहता है। बट क्लास में कंपटीशन ही नहीं है फर्स्ट पोजीशन को लेके, सब कह रहे हैं हम पास हो जाए बस। एक गर्म जोशी का जो माहौल है, एक एंथुसियाज्म जो है वो डाउन हो चुका है वहां पे, क्योंकि वहां पर किसी की चाह नहीं है नंबर 1 बनने की। सबको सिर्फ पास होना है। अगर हम बच्चों के अंदर ये फीलिंग भर दें कि आप पास हो जाओ और इनफ है, तो यार ये टॉपर्स की कहानी तो कभी बनती ही नहीं। टॉपर्स तो इसीलिए बन रहे हैं ना क्योंकि भाई वो कंपटीशन की फीलिंग लगी, आग लगी है दिल में कि हां हमें इससे आगे कुछ करना है, हमें इस पर्सन से आगे निकलना है। और इसी चाह में जो पढ़ाई का जो लेवल है वो अप हो गया है। और सेम पॉलिटिकल कंडीशंस में भी ये सिचुएशन जो है ना वो अप होती जा रही है। लोग अब लोगों की समस्याएं सुनने लगे हैं, क्योंकि एक जाके चिपकता लोग, हाँ काकी क्या कह रही हो तुम, अच्छा ये समस्या लिखो भाई पिए, अगली बार सॉल्व कर देना। दूसरे को पता चला भाई साहब वो उसके घर गया था, दूसरा भी आ गया। एक ने गरीब की थाली में बैठ के खाना खाया, तो अगले दिन दूसरा झाड़ू लगाने आ गया। एक ने, तीसरे ने उसके घर की कुटिया ही बनवा दी, तो अगले दिन उसको जो है किसी मॉल से कपड़े दिलवा गया। और अंत वाला तो और भी चालू है, सुनना जरूर। एक आया पैर धो के पांव पानी पी गया। यह कहानी उन राजनेताओं की है जो अभिनेता बनकर आपको बेवकूफ बना रहे हैं और अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको तो पार्टी चाहिए, पावर चाहिए। और यह सब किस लिए हो रहा है? क्योंकि वहां पर क्या है, कंपटीशन की फीलिंग है। ये कितना नीचे गिरेगा, इससे नीचे मैं गिर के दिखाऊंगा। ऊपर उठने की चाह नहीं है। ऊपर तो उठ जाएंगे, जीत गए तो फिर बस। सो इज इट गुड टू हैव? यस, इट इज गुड। Otherwise, elections become pointless, even though an electoral competition has many demerits. ये अच्छा है, बहुत अच्छा है। मैंने आपको एग्जांपल बताया क्लास का, बहुत अच्छा है और होना भी चाहिए। अगर ये नहीं होता तो इलेक्शंस का कोई मतलब ही नहीं रह गया। कोई भी एक आएगा, अरे ठीक है साहब जीत जाएंगे, जीतना ही तो है, जीत जाएंगे, काम कर लेंगे। ये जो स्टाइल है ये खतरनाक है। सो कह रहा है कि इलेक्टोरल कंपटीशन में हालांकि बहुत सारे डीमेरिट्स भी हैं। कैसे हैं? मैंने जो आपको कहानी बताई, लोग दारू बांट रहे हैं, लोग ये कहते हैं नहीं मैं तेरे इलाके का हूं, वो तो बाहर का है। ऐसा होता है जब कॉन्स्टिट्यूएंसीज, यानी कि एक ऐसा एरिया जो चुनाव के अकॉर्डिंग डिवाइड कर दिया जाता है। मान लो एक घर में 4 रूम बना दिए, तो ये 4 कॉन्स्टिट्यूएंसी हो गई। अब चारों कमरों में रहने वाले लोग जो होंगे वो अगर चुनकर मतलब आते हैं तो वो रिप्रेजेंटेटिव बन गए। तो कॉन्स्टिट्यूएंसीज कुछ ऐसे ही है
कि मान लो एक घर में 4 लोग हैं, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, एक घर में 4 लोग हैं, तो ये जो 4 कमरे डिवाइड हुए हैं, ये कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, ये इसलिए डिवाइड की है इलेक्शन के आधार पर कि एक कमरे से एक ही कैंडिडेट खड़ा होगा। तो 4 कैंडिडेट हो गए, तो 4 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हो गई। ये कॉन्स्टिट्यूएंसीज का मतलब है, या इसीलिए ही है कि भाई साहब उसमें लोगों का बंटवारा नजर आता है। लोग कहते हैं मैं तुम्हारे इलाके का हूं, मैं तुम्हारे धर्म का हूं, मैं तुम्हारे गांव का हूं। हालांकि इस बेस पे चुनाव लड़ना सख्त खिलाफ है, सख्त मनाही है इलेक्शन कमीशन के थ्रू। यानी कि चुनाव आयोग जो चुनाव करवाता है, इलेक्शंस करवाता है, उसने मना किया है धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर कोई भी ऐसा बेस नहीं बनाना है जिससे कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को प्रॉब्लम हो, नहीं करना। सो पहला क्या है, ये क्रिएट करती है डाइवर्स डिसयूनिटी की फीलिंग। लोग बटे बटे नजर आते हैं, मैं कांग्रेस का, तू बीजेपी का, मैं आम आदमी पार्टी, मैं जेडीयू, मैं लोक दल, मैं सपा, मैं भाजपा। लोग बटे नजर आते हैं, जो कि ऐसा लगता है कि गलत जा रहा है। क्रिएट फैक्शनलिज्म इन एवरी लोकेलिटी। लोग फिगर अलग अलग बन जाती हैं, 4 लोग किसी गुट के साथ, 5 लोग किसी गुट के साथ, 10 लोग किसी, एक ही मोहल्ले के लोग, तो ये कहीं ना कहीं डिवाइड का ऐसा लगता है। सो क्या इस कंपटीशन के पीछे वजह है, क्यों हम ये करते हैं नेता, क्यों ये कंपटीशन होना चाहिए, क्या इसके बेनिफिट्स हैं, वो देखते हैं। सो रेगुलर इलेक्टोरल कंपटीशन प्रोवाइड्स इंसेंटिव्स टू पॉलिटिकल पार्टीज एंड लीडर्स। लगातार जो चुनाव होते हैं उसमें फायदा तो देखो, कोई बिना फायदे के कोई चुनाव नहीं लड़ेगा, किसी को कोई जरूरत नहीं पड़ी अपने पैसों में पेटी में आग लगाने की। लोग पैसे में आग इसलिए लगाते हैं ताकि उनको उसके बदले और नोट धन मिल सके। तो सभी पॉलिटिकल पार्टीज को इंसेंटिव्स का लालच है, एंड इफ दे रेज इश्यूज दैट पीपल वांट टू बी रेज्ड, देयर पॉपुलैरिटी एंड चांसेस ऑफ विक्ट्री विल इंक्रीज इन द नेक्स्ट इलेक्शंस। कंपटीशन में ही लोग ये चीज करते हैं कि भाई साहब मैं, हाँ भाई साहब आपकी क्या प्रॉब्लम है, अच्छा ये प्रॉब्लम है, पूरी हो जाएगी, पूरी हो गई, लोग खुश, तो अगली बार वो पक्का। फॉर एग्जाम्पल आम आदमी पार्टी, दिल्ली में मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, लोग लुभा गए, लोग, अच्छा लगा लोगों को, लोगों ने ना विधायक केवल एमसीडी में भी जिता दिया। अब मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, मुफ्त नाली, और लो भाई साहब। उस बात पे चर्चा हम नहीं कर रहे, बट मैं आपको जो पॉइंट समझा रहा हूं वो यही है कि अगर आप लोगों की बातों को रखते हो, उनके वादे, उनकी समस्याओं को सॉल्व करते हो, तो फिर आप बने रहोगे। एंड इफ दे फेल, सो दे विल नॉट बी एबल टू विन अगेन। और अगर आप फेल हो गए तो आप उनके विश्वास को खो दोगे। यानी कि ठीक जैसे ही, जैसे मां बाप, आपने बोला पापा मुझे मेहनत करनी है, पहली बार आईएएस की तैयारी करने जा रहा हूं, मां बाप ने 2.5 लाख रुपए कोचिंग के दिए, 3 लाख रुपए रहने का दिया, बुक्स के लिए 2-2.5 लाख रुपए और दिए, 10 लाख रुपए बच्चे को दे दिए। बच्चा पढ़ गया तो मां बाप का जो विश्वास है वो पक्का हो गया, हां मेरा बेटा है, तो अगली बार अगर आप 10 के 20 लाख भी मांगोगे ना, मां बाप देंगे, मेरा बेटा है कर जाएगा कुछ ना कुछ। पर अगर उल्टा हो गया, अगर आप फेल हो गए, तो मां बाप का जो विश्वास है वो टूटेगा, अगली बार 10 की जगह 1 भी नहीं मांग पाओगे। मां को पता है जाएगा, फेल हो जाएगा, समझ रहे हो ना। तो ठीक वैसे ही अगर लोगों की प्रॉब्लम रिजॉल्व, तो आप जीते जिताए पड़े हो, अगर प्रॉब्लम नहीं कर पाए सॉल्व, तो आप हार कर अपना मुंह छुपा लेना। सो इफ अ पार्टी इज मोटिवेटेड ओनली बी डिजायर टू बी इन अ पावर, इवन देन इट विल बी फोर्स टू सर्व द पीपल। सो ये जो डर है ना कि अगर हमने लोगों की इच्छाएं पूरी नहीं की और हम हार गए, यही डर आपको मजबूर करता है कई बार कि यू हैव टू सर्व द पीपल। आपको फिर लोगों की सेवा करनी है। अब कोई आ गया ऐसे ही पैसा वैसा देके, एकदम घूस फूस देके, क्रिमिनल बेस बना के अपना नेता बन गया, अब आप बन तो गए, लोगों की सेवा करो, वरना इस साल के बाद अगली बार आप जो दिखोगे भी नहीं। सो मजबूरी में लोग करते हैं। जैसा होता है, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, एक लड़का जो अपने घर में गलत बोलता है अपने मां बाप से, आप में से होंगे ऐसे, नो डाउट होंगे। अभी नहीं समझोगे कदर मां बाप की, चीज जब होती है ना तब उसकी कदर नहीं होती है, जब चीज नहीं रहेगी तब कदर होगी। अपने मां बाप से उल्टा बोला, और वहीं बाहर से कोई लड़की आकर अगर आपसे बोली और आपने फिर उससे अगर एकदम तमीज से बात की, तो क्या ये एक्टिंग नहीं है आपकी? आप कैसे हो घर में, कैसे हो आपको पता है, पर आप दोहरी
यानी कि डुअल कैरेक्टर वाले आदमी हो, दोहरा चरित्र है आपका। आप बाहर कैसे बात करते हो, घर में कैसे बात करते हो, महिला से कैसे बात करते हो, मां बाप से कैसे बात करते हो, दोनों में फर्क है। तो जो व्यक्ति सच्चा है, जिसे पता है कि मां बाप का सम्मान सर्वोपरि है, सबसे ऊपर है, वो करेगा नहीं कभी फिर बाहर ऐसा। तो आपको बाहर से मतलब था, इसलिए आपने भाषा बदली, आपने अपना व्यवहार बदला, आपने अपना चरित्र बदला, कैरेक्टर बदला। सेम नेता भी वही है, आपको आपसे वोट थे, आपसे वोट लेने के लिए कैरेक्टर बदला। और अगर कोई गधा गलती से आ भी गया तो फिर उसे जनता की सेवा करनी पड़ेगी। गधा इन द सेंस, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पैसे के दम पे डरा धमका के और ना जाने कितने तरीकों से जो है सरकार में आने की कोशिश करते हैं, और आ भी जाते एक आधा। पर ऐसा नहीं है मित्रों कि हर पार्टी में जो है खराबी लोग हैं, सारे अच्छे लोग भी हैं। ऐसे भी लोग हैं जो जनता के लिए बहुत काम करना चाहते हैं, जिनके हाथ बंधे हुए हैं। पर हमारी सरकारें हमारे देश के लोगों के लिए बहुत मेहनत करती हैं, पर इसमें कुछ लोग अगर खराब आ जाए तो वो मेहनत खराब होती नजर आती है, पर उसकी हम चर्चा नहीं करेंगे। सो पॉलिटिकल कंपटीशन may cause divisions and some ugliness, but it force political parties to serve the people. बेशक कंपटीशन से आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये उस इलाके का हो गया, वो उस इलाके का हो गया, थोड़े समय के लिए ऐसा लग सकता है, नो डाउट। बट कुछ समय बाद आपको यह चीज अच्छी लगेगी, क्योंकि लॉन्ग टर्म में जो लोगों के लिए भला करेगा वही जीतेगा, फिर चाहे डिवीजन ही क्यों ना हो जाए। तो शुरुआत में बुरा लग सकता है, बट अगर कोई पार्टी कंपटीशन की फीलिंग से आती है तो वो लोगों के लिए सर्व करेगी, क्योंकि उसको पता है इस बार तो आ गया, अगली बार नहीं आया तो मजबूरी में लोग करते हैं। सो क्वेश्चन ये है, व्हाट इज अवर सिस्टम ऑफ इलेक्शंस? कैसे होते हैं, क्या सिस्टम है ये इलेक्शंस का हमारे यहां? सो कैन वी से दैट इंडियन इलेक्शंस आर डेमोक्रेटिक? क्योंकि बेसिक यही है कि डेमोक्रेटिक का मतलब क्या है कि आपको आजादी रहे, आप वोट करते हो, आप जिसको वोट करके आए उसकी सरकार बने, वो चुना तो जाए। सो इलेक्शंस आर हेल्ड रेगुलरली। पहला हम क्यों कह रहे हैं कि इंडियन इलेक्शंस आर डेमोक्रेटिक? इंडियन इलेक्शंस आर डेमोक्रेटिक, व्हाई वी आर सेइंग दिस? बिकॉज इन इंडिया इलेक्शंस आर हेल्ड रेगुलरली, दे आर हेल्डिंग लाइक रेगुलरली, वो होते जा रहे हैं, हर 5 साल में होते, कभी रुके नहीं है। तो इलेक्शंस 5 साल में हो, एंड इलेक्शंस आर हेल्ड इन ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंसीज एट द सेम टाइम। एक एक करके चुनाव मत कराओ। एक कॉन्स्टिट्यूएंसी का मतलब, मान लो कि दिल्ली में 50 कॉन्स्टिट्यूएंसी है, मतलब आई थिंक 75 या 70 सीटें या पता नहीं कितनी, शायद इतनी सीटें हैं दिल्ली में। एक का एक महीने, अगले का अगले महीने, अगले का अगले महीने, ऐसा नहीं। आपने देखा होगा जब आपके शहर में चुनाव होते हैं तो पूरे शहर में एक साथ होते हैं। तो डेमोक्रेसी की यही पहचान है कि भाई सब जगह एक साथ हो रहे हैं, नहीं तो घपला ना हो जाए। नेक्स्ट देख लेते हैं, इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। जो आपने देखा, जो मैंने आपको रूम का बताया था कि भाई एक रूम है, उसमें 4 कमरे हैं, 4 लोग हैं, ये इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं। और इनको चुनाव कराने के प्रोसीजर को आसान करने के लिए, कैलकुलेशन करने के लिए उन्हें डिवाइड किया जाता है। क्योंकि एक साथ सारे चुनाव कर दोगे, पूरे देश में हो रहे हैं, पूरी दिल्ली में तहलका मच गया, इधर से उधर, पता ही नहीं है कौन से क्षेत्र के लोग कहां चले गए वोट देने। मान लो दिल्ली का कोई एरिया का आदमी दूसरे एरिया में जाके वोट दे के आ गया, तो कॉन्स्टिट्यूएंसी सुविधा के हिसाब पे बांटी जाती है। सो इन आवर कंट्री वी फॉलो एन एरिया बेस्ड ऑन अ सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेशन। हमारे कंट्री में जो चुनाव होते हैं वो होते हैं रिप्रेजेंटेशन बेसिस पे, यानी कि एक तो देखो 18 साल के लोग तो इन्वॉल्व होते ही होते हैं। हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं, बिकॉज ये आसान नहीं है कि हम सारे लोग अपनी बातों के साथ रख पाए, तो हम अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं। सो कंट्रीज के लिए डिवाइड की जाती है इन डिफरेंट एरियाज फॉर द पर्पस ऑफ इलेक्शंस कॉल्ड इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। मैंने आपको बताया कि चुनाव कराने के लिए, चुनाव के प्रोसेस को आसान समझने के लिए हम इलाके बांट देते हैं। जिन इलाकों को बांटते हैं उन्हें हम कॉन्स्टिट्यूएंसीज कहते हैं। कहते हैं ना, ये जनकपुरी कॉन्स्टिट्यूएंसी से है, ये विकासपुरी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ये द्वारका से है, ये लाजपत नगर से, ये आश्रम से। ये जो हिस्से बटे हैं, बेसिकली इलेक्शन कमीशन जो पूरे शहर को कई हिस्सों में डिवाइड करता है, उन हिस्सों को इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज कहते हैं चुनाव की टर्म में। सो वोटर ऑफ एन एरिया इलेक्ट वन रिप्रेजेंटेटिव कॉल्ड इलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव इज। वोटर जो होता है एक एरिया का, अपना एक चुनाव हुआ, एक प्रतिनिधि चुनता है, एक रिप्रेजेंटेटिव चुनता है, जिसे हम क्या कहते हैं, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स कहते हैं। अब इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स अगर 2 हो सकते हैं, मैं ये कहूंगा, या तो होता है एमएलए या होता है एमपी।
बट यहां पे अगर आप देखोगे, सो हम अभी बात कर रहे हैं किसकी, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि अभी हम बात कर रहे हैं किसकी, लोकसभा की, जिसे आप एमपी कह रहे हो अभी, क्योंकि राज्यसभा के लोगों को हम नहीं चुनते हैं, वहां लोकसभा के लोग राज्यसभा को चुनते हैं, हम लोकसभा को चुनते हैं, लोकसभा फिर आगे अपना काम करती है। सो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है फॉर लोकसभा इलेक्शंस द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज। पूरे देश को, क्योंकि लोकसभा क्या है, लोगों की सभा, जितने पूरे राज्य हैं उन सभी से लोकसभा में लोग चुनकर आते हैं। 543 टोटल सीट्स आपकी हो गई कॉन्स्टिट्यूएंसी में। हालांकि वैसे 550 प्लस 2 होती हैं, वो मैं आपको अगले जब कभी ये टॉपिक आएगा समझा देंगे। फिलहाल ये मान लो कि भाई साहब लोकसभा को आपने 543 टुकड़े कर दिए, पूरे देश में 543 इलाके बना दिए, हर इलाके से एक रिप्रेजेंटेटिव आएगा, तो जो लोकसभा की अपनी सीट है वो फुलफिल हो जाएंगी। यानी कि हर एक इलाके से आने वाला जो आदमी, जो चुनकर, जिसको मैंने किसी को, मेरे इलाके ने किसी को वोट दिए हैं, मान लो मेरा शहर दिल्ली 70 इलाकों में बटा हुआ है, पर हालांकि दिल्ली में तो खैर लोकसभा सीटें कम है, चलो हम उत्तर प्रदेश मान लेते हैं फॉर एग्जांपल, सिंपल मान रहे हैं। उत्तर प्रदेश को आपने 90 एरिया में बांट दिया लोकसभा के लिए, क्योंकि हर इलाके से लेने ना, पूरे इंडिया से 550 सीटें लेनी है आपको, तो भाई साहब आपके पास लिमिट तो है सीटों की, ऐसा तो नहीं कि किसी इलाके में ज्यादा मतलब लोग हैं तो यहीं से सब भर लो, बाकी इलाकों को छोड़ दो। आपको टोटल 550 लेनी है, और इसके लिए आपके पास सारे इंडिया के स्टेट्स हैं। अब इंडिया के स्टेट्स को, यहां पर आप लोग सोचोगे कि सर ये कैसे डिसाइड होगा किसमें ज्यादा किसमें कम, अरे ये होता है पॉपुलेशन के बेस पे, भोले बच्चों, पॉपुलेशन के बेस पे, किसी इलाके में पॉपुलेशन ज्यादा है वहां से लोकसभा की सीट ज्यादा होंगी, किसी इलाके में ऐसा भी तो हो सकता है 10-15 लाख लोग हों तो वहां उतनी सीट घट गई, तो ऑन एन एवरेज मेंटेन कर लेते हैं। जिस इलाके में ज्यादा पॉपुलेशन वहां से लोकसभा की सीट्स ज्यादा, जिस इलाके से पॉपुलेशन कम वहां से सीट्स कम। क्या फर्क है इसमें? लोग चुने, आपने वोट दिया, वो आए लोकसभा में बैठे, यही है भाई साहब इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, यानी जिन्हें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं। सो इन केस ऑफ स्टेट की बात करें, सेम जैसे सेंटर में, अब आपने लोकसभा सेंटर के, अब पार्लियामेंट में बैठ गए, हर स्टेट में क्या होती है, लेजिस्लेटिव असेंबली होती है हर स्टेट में, लेजिस्लेटिव असेंबली होती है। इनके लिए भी सेम वैसे ही है, जैसे इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनी, यहां पर असेंबली है तो असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी बन गई, वहां एमपी बने, यहां क्या बन गए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि एमएलए बन गए। सेम प्रोसेस है, पार्लियामेंट के लिए एमपी आपने चुना भेज दिया, एमएलए आपने चुना भेज दिया। सो द सेम अप्लाइड फॉर पंचायत एंड म्यूनिसिपल इलेक्शंस, क्योंकि आपको पता है अब सब कुछ लोकल गवर्नमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग होता है भाई, पंचायती राज एक्ट एंड नगर पालिका एक्ट, तो उसके अकॉर्डिंग लोकल्स को भी ऐसे चुना जाता है, गांव के लोग वोट देते हैं और प्रधान और सरपंच चुन लेते हैं। बट यहां पर क्या है, कुछ रिजर्वेशन कर रखी है, लोग आप चुनोगे, करेक्ट बात है, किसको चुनोगे, लोगों को चुनोगे, यह भी सही बात है। क्या सारे लोग प्रॉस्पर्स हैं, यानी कि सब लोग समृद्ध है, सब पैसे वाले लोग हैं, सब चुन के आ गए? क्योंकि हमने बोला ना इंडिया इज ए डाइवर्स कंट्री, तो यहां पर ऑब्वियसली बात है कम्युनिटी है, तो क्या हर कम्युनिटी का आदमी चुनकर आया? क्योंकि जनरली इलेक्शंस गरीबों का खेल नहीं है, आप समझ लो, इलेक्शंस बिल्कुल भी गरीबों का खेल नहीं, इतना पैसा खर्च होता है, तो इसका मतलब जो लोग गरीब हैं, जिनके पास पैसा नहीं है, जो डिफरेंट कम्युनिटी के हैं, क्योंकि पैसे वाला आदमी तो खड़ा हो जाएगा, अब हर कम्युनिटी में पैसे वाले लोग तो नहीं होते, सारे इतने रिच थोड़ी हैं, मीडियम भी होते हैं, लोअर भी होते हैं, हाईएस्ट भी होते हैं, हायर वाले को इंटरेस्ट ही नहीं है। कोई अगर मान लो, क्योंकि चुनाव जो लड़ना चाहता है वो तो कोई भी लड़ सकता है, अब चुनाव एक गरीब की इच्छा है लड़ने की, सपोज करो मैं चुनाव लड़ना चाहता हूं बट मेरे पास पैसा नहीं है, तो इसका मतलब मैं तो जिंदगी में कभी चुनाव ही नहीं लड़ सकता। समझ रहे नहीं समझ रहे हो? जो पैसे वाला लोग होंगे वो तो मुझे हटा देंगे, वो मुझे क्यों लड़ने देंगे? तो इसका मतलब क्या मेरी कम्युनिटी पीछे रह जाएगी हमेशा? क्या मेरी कोई सुनने वाला नहीं होगा? क्या मेरे लिए कुछ ऐसा नहीं कानून बनना चाहिए जिससे कि मेरे लिए प्रॉपर सीट हो और मेरी सीट पर कोई दूसरा चुनाव ना लड़ पाए? ऐसा भी तो सरकार मेरे लिए प्रावधान बनाए, तो सरकार ने बनाया ना रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज की, एसटी, एससी, ओबीसी, वीकर सेक्शंस, महिलाओं के लिए। भाई अपलिफ्ट भी तो करना है, एक समाज का तबका जिसके पास पैसा है वो चुनाव लड़ रहा है, पैसे से पैसा बनाया जा रहा है, क्योंकि मैंने बोला ना एक और बिजनेस है ये नया, पैसे वैसा बना रहा है, तो गरीब तो और अमीर का गैप है वो तो फिर गड्ढा और खाई का जैसा हो जाएगा। पहले 1-8 करोड़ का गैप था, गरीब के पास तो करोड़ थे ही नहीं, अमीर के पास 1 करोड़ थे, अभी तो 1 करोड़ का गैप है। फिर 1 करोड़ जाए चुनाव जीता
10 करोड़ हो गया, अब तो 10 करोड़ का गैप हो गया ना भाई, तो वो तो गरीब तो और अपने आप को गरीब महसूस करेगा और असहाय महसूस करेगा। तो सरकार ने बोला कि वीकर सेक्शन के लिए एक रिजर्वेशन देंगे। सो हु मे नॉट हैव द रिक्वायर्ड रिसोर्सेज, एजुकेशन एंड कॉन्टेक्ट्स टू कंटेस्ट एंड विन इलेक्शंस अगेंस्ट अदर्स। किनको सरकार ने रिजर्वेशन कोटा दिया? जिनके पास प्रॉपर एजुकेशन नहीं है, प्रॉपर रिसोर्सेज नहीं है, या फिर वो कॉन्टेक्ट नहीं है। हाँ भाई साहब, टिकट कितने की है? 2 करोड़ की। मेरा बंदा आ रहा है, दे देना। नहीं भाई साहब, अगले ने 4 करोड़ करा रहा है, 5 करोड़ ले लेंगे, 5 करोड़ दे देंगे, टिकट पर मेरी होनी चाहिए। ठीक है साहब, हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। गरीब क्या बार्गेनिंग करेगा? मैं गरीब हूं, मेरे पास टिकट के लिए पैसे नहीं है, और इससे बड़ा गरीब लेके आऊं तो आप टिकट दे दोगे क्या? बोले भाई साहब अगले ने 5 करोड़ रुपए दे रखे हैं, कहां से बात कर रहे हो आप? चले आए बड़े टिकट लेने। तो ऐसे में तो उनकी कम्युनिटी का कभी भला होगा ही नहीं, क्योंकि जो ट्रीटमेंट उनके साथ अभी है बाद में तो और बुरा हो जाएगा। इसलिए सरकार ने बोला जिनका कुछ नहीं होता उनके हम होते हैं। सो टू रिप्रेजेंट द वॉइस ऑफ ए डिप्रेस्ड और सिग्निफिकेंट सेक्शन ऑफ आवर पॉपुलेशन, गवर्नमेंट हैज प्रोवाइडेड रिजर्वेशन। उनको बढ़ावा देने के लिए, अपलिफ्ट देने के लिए एसटी, एससी, ओबीसी। एंड महिलाओं को कितना दिया है बच्चों? 1/3। ये लोकल गवर्नमेंट्स में भी मिलता है, सेंट्रल स्टेट में भी है, और आप देख ही रहे हो आर्मी, डिफेंस मिल रहा है कोटा। तो बढ़ते नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। एक चीज होती है, वोटिंग करने से पहले आपके पास एक मैडम आती है या सर आते होंगे, जो भी आपके एरिया के बीएलओ होते हैं, वो आपके पास आते हैं, लिस्ट में आपका नाम पूछते हैं, चेक, हाँ टिक, हाँ ठीक है, इतने लोग रहते हैं, ठीक है। तो जब सर्वे होता है उसके बाद एक वोटर लिस्ट बन के आती है। वोटर लिस्ट में आपका पूरा नाम होगा, आपकी एज होगी, और आपके मदर फादर का नेम होगा, जो भी नेम दे रखा हो। सो वोटर लिस्ट क्या होता है? डिसाइड्स हु कैन वोट एंड हु कैन नॉट। वोटर लिस्ट डिसाइड करती है हु कैन वोट एंड हु कैन नॉट। दैट मींस जिसका नाम है इसमें वो वोट कर सकता है। वोटर लिस्ट में जिसका नाम है वो वोट करे, जिसका नहीं है वो वेट करे। वो वेट कर भाई, जब नाम आएगा तब आना। सो दिस लिस्ट इज ऑफिशियली कॉल्ड इलेक्टोरल रोल। और इसी लिस्ट को इलेक्शन कमीशन की भाषा में या फिर पॉलिटिक्स की भाषा में इलेक्टोरल रोल कहा जाता है। ऐसा रोल जिसमें आपके सारे रोल लिखे हुए हैं, माँ कौन, बाप कौन, भाई कौन, सबका बदला लेगा कौन? इलेक्टोरल रोल, यानी कि इलेक्शन कमीशन। सो पर्ची आती है भाई। सो वोटर लिस्ट इज अ प्रूफ ऑफ फर्स्ट, क्या है कंडीशन, कौन सी थी? कि चॉइस मिलेगी और सबको अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव मिलेगी। सो फिर क्या है कि एवरीवन शुड गेट एन इक्वल अपॉर्चुनिटी टू चूज रिप्रेजेंटेटिव। यही थी हमारी फर्स्ट कंडीशन, अगर आपको याद हो पॉइंट, कि लोगों के पास चॉइस तो हो चुनने के लिए, वो अपनी मर्जी का चुन तो पाए। सो नाउ दे आर गेटिंग चॉइस। सो नेम इन द लिस्ट ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइज। इस वोटर लिस्ट में जो नाम है वो एडल्ट फ्रेंचाइज के बेस पे होते हैं, यानी कि जो व्यक्ति 18 साल से ऊपर हैं, जिनकी एज 18 साल हो गई है, उनका नाम वोटर लिस्ट में होगा। दे कैन वोट, वो वोट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज दैट मींस एवरीवन शुड हैव वन वोट एंड इक्वल, ईच वोट शुड हैव इक्वल वैल्यू। क्योंकि आपको पता है, आपके मान लो फादर है, मदर है, आप हो और आपकी सिस्टर है, ये 4 लोग हैं 18 से ऊपर है, तो 4 वोट हुए। एक वोट नहीं है परिवार का, 4 वोट है इस परिवार में। सो नो वन शुड बी डिनाइड द राइट टू वोट विदाउट अ गुड रीजन। अब किसी भी इंसान को आप ये बोलो कि घर में 4 लोग हैं, भाई साहब ये वोट नहीं देगा, क्यों नहीं देगा भाई साहब? इसके कुछ एक सिंपल बात तो ये हो सकती है कि हो सकता है वो 18 का ही ना हो, पापा मम्मी के साथ वैसे ही चलाया, बच्चे जाते हैं जनरली, भाई साहब ये तो वोट दे नहीं सकता, हाँ ठीक है नहीं दे सकता, 18 साल का नहीं है। और एक रीजन ये हो सकता है उसमें कुछ ऐसे क्रिमिनल चार्जेस लगे हुए हो कि लॉ ही अलाउड ना करता हो। सो एलिजिबिलिटी क्या है? सबसे पहली 18 साल एंड अबव। चुनाव में जिसे वोट देना है उसकी मिनिमम एज 18 होनी चाहिए, और जिसे लड़ना है उसकी 25 होनी चाहिए। 7 साल का डिफरेंस है। जिसे चुनाव लड़ना है, जैसे मुझे चुनाव लड़ना है, तो मेरी मिनिमम एज 25 होनी चाहिए। ठीक है? अब इसका मतलब यह मत मान लेना कि जो 2 हाउस है जिन्हें आप कह रहे हो लोकसभा राज्यसभा, कि सर 25 में क्या राज्यसभा में जा सकते हैं, तो भाई साहब आप राज्यसभा में नहीं जा सकते हो। लोकसभा के लिए मिनिमम, क्योंकि लोकसभा, देखो मैं आपको बताऊं हाउस कैसे चलता है। सबसे नीचे होती है लोकसभा, विधानसभा मत देखना, वो स्टेट में होती है। सेंट्रल जो पार्लियामेंट है हमारा, उसमें सबसे नीचे होती है लोकसभा, फिर होता है राज्यसभा, और उसके ऊपर होते हैं प्रेसिडेंट। तो जब भी इंसान को कभी इलेक्शन लड़ना है तो वो डायरेक्ट राज्यसभा नहीं जाएगा, पहले तो वो पहले लोकसभा जाएगा।
रीजन ये है कि इनमें एक तो 5 साल का फर्क है दोनों में। लोकसभा में मेंबर बनने के लिए 25 और राज्यसभा में 30 चाहिए। तो अगर आप 30 के हो, पहली बार चुनाव लड़ रहे हो और सीधा राज्यसभा पहुंच गए तो भी अच्छी बात है। अगर आप प्रॉपर चैनल से जा रहे हो कि भाई साहब ना पहले मैं लोकसभा जीतूंगा फिर मैं राज्यसभा जाऊंगा, तो भाई साहब पहले आप 25 के हो गए, फिर आप 30 के हो गए, फिर आप आगे बढ़ोगे। 18 साल से ऊपर होना चाहिए। नॉमिनेशन, कैंडिडेट अपना नॉमिनेशन भरे। कैंडिडेट को नॉमिनेशन भी तो भरना है। कैसे चुनाव लड़ोगे? वोटर लिस्ट में चुनाव आ गया, नाम आ गया, तो कैसे, शर्तें क्या है? आप 18 साल के ऊपर हो, नॉमिनेशन होना चाहिए कैंडिडेट का। सो नो फाउंडेशन ऑन एनी वन ऑन कंटेस्टिंग इलेक्शंस। आप 25 साल, 26 साल, 27 साल के चुनाव लड़ो, कौन मना कर रहा है? कोई मना नहीं कर रहा। सो दिस लाइन फुलफिल्स द सेकंड कंडीशन फॉर डेमोक्रेटिक इलेक्शन। नाउ एवरीवन इज फ्री टू कंटेस्ट इलेक्शन। आपको जिसको लड़ना है चुनाव वो लड़े, सरकार किसी को नहीं रोकेगी। आप 25 साल से ऊपर हो, आपको पता है कि भाई साहब आप चुनाव लड़ सकते हो, आप जीत भी सकते हो, तो आप लड़ो चुनाव। सो एलिजिबिलिटी क्या होती है फॉर वोटिंग? 18 साल या उससे ज्यादा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि चुनाव में भाई 18 साल है उससे ज्यादा, और आपको चुनाव लड़ने हैं तो मिनिमम 25। लोकसभा में जाना है 25 साल, राज्यसभा में जाना है 30 साल। पार्टी का सिंबल होना चाहिए। आपकी पार्टी ऐसा थोड़ी है कि बिना पार्टी सिंबल, कोई पार्टी देखी जिसका कोई सिंबल नहीं है? किसी का झाड़ू है, किसी का बर्तन, किसी का चक्रा, किसी का बेलन, किसी का कमल, किसी का हाथ, किसी की साइकिल, किसी का लोटा। होते हैं ना सिंबल, सबके होते हैं। नॉमिनेशन फॉर्म भरोगे, पर्चा देती है सरकार, फॉर्म भरो। सिक्योरिटी डिपॉजिट करोगे। सर ये क्या है? रिफंडेबल फीस है क्या? चुनाव जीते तो रिफंड, नहीं जीते तो कुछ नहीं मिलेगा। तो सर क्यों करवा रहे हैं फिर डिपॉजिट? क्या रीजन है? हम सब चुनाव लड़ना चाहते हैं, सरकार इतनी सारी बंदिशें लगा रही है। तो भाई साहब ऐसा होता है, ये जो सिक्योरिटी है ये आप ही के भले के लिए है, रीजन भले के लिए है। हर कोई नत्थु गहरा चुनाव लड़ने की डिमांड कर देगा। मुझे चुनाव लड़ना है मम्मी, 26 साल का हो गया, मेरे पास कोई रोजगार नहीं, चुनाव लड़ूंगा। लड़ ले भाई, सिक्योरिटी डिपॉजिट करो। क्योंकि सिक्योरिटी डिपॉजिट करने से क्या होता है, एक तो बंदा थोड़ा सीरियस हो जाता है, यार पैसा मेरा जब्त हो सकता है। क्यों? हर 5 साल में आप चुनाव लड़ोगे, 50-40 हजार रुपए जमा करोगे फ्री फंड के, आपको वैसी अकल आ जाएगी जब आप हार गए तो। क्योंकि हर साल 30-40 हजार आपके गए, मिनिमम नंबर ऑफ वोट्स नहीं मिलते तो आपकी जमानत हो जाती है। जब जमानत मतलब ये जो रिफंड अमाउंट है ये जब्त हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, सीरियस कैंडिडेट ही आगे आएंगे जिन्हें पैसे का ये है कि भाई साहब कोई बात नहीं, जीते हारे। सो नेक्स्ट होता है लीगल डिक्लेरेशन। लीगल डिक्लेरेशन मतलब एक फॉर्म में सरकार को आपको यह बताना होता है आपकी धन दौलत कितनी है, आप कितने पढ़े लिखे हो, कहीं आपके पास कोई क्रिमिनल चार्जेस तो नहीं लगे, आप कहीं दोषी तो नहीं हो, कल को कोई गुंडा उठ के शेविंग वेविंग करके आ गया ऐसा, हाँ बिडू फॉर्म भरने का है, भर दो, अपन उसको भरना नहीं आता, ये ले पैसा और धर। तो लीगल डिक्लेरेशन देखने को मिलती है। सो फिर होता है इलेक्शन कैंपेन स्टार्ट। अब सब कुछ तैयारी हो चुकी है, आपकी वोटर लिस्ट में नाम आ गया है, आप अपनी तरफ से तैयार हो और सामने वाला जो है वो इलेक्शन कैंपेन के लिए तैयार है। इलेक्शन कैंपेन क्या है? टू डिस्कस विच पार्टी विल मेक अ बेटर गवर्नमेंट और गुड पॉलिसी। इलेक्शन कैंपेन में होता है सब चाहते हैं मैं अच्छा हूं, मेरी पार्टी की पॉलिसी अच्छी है, तो वो चर्चाएं होती है इस कैंपेन में। सो इन आवर कंट्री सच कैंपेन्स, थोड़ा रंग बदल देते हैं वरना आपको नजर ही नहीं आएगा भाई, टेक प्लेस फॉर अ 2-week पीरियड बिटवीन द announcing of final list of candidates and the date of polling. इस दिन लोग वोट चुनाव डालने आएंगे। इस दिन इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस कर दे कि हाँ भाई चुनावों की डेट है। आप इस तारीख के बीच में आप अपना क्या करोगे? इलेक्शन कैंपेन। समझ में आ गई बात? ठीक है। सो ऐसे इलेक्शन कैंपेन हुए, हर एक का अपना नारा होता है। जैसे कहते हैं, अभी आपको पता है भारत जोड़ो यात्रा चल रही है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, बीजेपी की तरफ से भी आया था एक बार नारा, क्या था, कुछ ऐसे था, ना रहा हाथ ना रही फूल, मिल गया झाड़ू चली गई धूल, कुछ ऐसे ऐसे बनाते रहते हैं, मतलब अपने को नहीं मालूम, इनके अलग अलग बनते रहते हैं। सो गरीबी हटाओ एक स्लोगन आया था, इंदिरा गांधी ने लाके आई थी भाई। डेमोक्रेसी बचाओ जयप्रकाश नारायण ने दिया था। प्रोटेक्ट द सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ तेलुगुज, ये एनटी रामा राव ने दिया था। इस प्रकार के बहुत सारे स्लोगन एक पार्टी में आपको सुनने को मिल जाएंगे, और ऐसे ही विचित्र विचित्र स्लोगन मिलते हैं। जैसे आजकल चलता है ना एमसीडी का, झाड़ू वाला आया जो कूड़ा निकाल,
आता ना ऐसे, सुबह सुबह दिल्ली सरकार की गाड़ी आती है, स्वच्छ रहें, कूड़ा बाहर रख के जाएं, गीला कूड़ा दाईं तरफ, सूखा कूड़ा बाईं तरफ। तो वैसे ही चुनावों में बहुत सारे प्रचार के तरीके होते हैं, प्रचार करने की अलग अलग टैगलाइंस होती हैं, अलग अलग स्लोगन्स आते हैं, वर्क करते हैं इसके ऊपर, तो लोग ऐसा मिलता है आपको। एक्सेप्शंस क्या है किसी भी चुनाव में? तो भाई साहब एक्सेप्शन सबसे पहले तो यह है कि रिश्वत के तौर पे काम नहीं होना चाहिए, जो कि होता है नो डाउट। नो अपील इन द नेम ऑफ कास्ट और रिलीजन, धर्म और जाति के नाम पर किसी प्रकार का यह नहीं होना चाहिए। भाई साहब मैं खड़ा हूं, मैं आपके गांव का ही हूं, मैं आपकी जाति को वोट दो, ये गलत है, फिर वो फ्री एंड फेयर नहीं हुआ, वो फेयर नहीं होगा अदर कैंडिडेट के साथ, जो हो सकता है उनके लिए अच्छा करता, बट वो जाति पे मर गए भाई सारे। नॉट मोर देन 25 लाख रुपए आप लोकसभा के चुनाव में नहीं खर्च कर सकते, इससे ज्यादा, और 10 लाख आप एमएलए के चुनाव से, मतलब एमएलए के चुनाव में 10 लाख से ज्यादा आप खर्च नहीं कर सकते, मतलब लिमिट कर रखी है इलेक्शन कमीशन ने। 25 लाख अगर आप लोकसभा का चुनाव करने जा रहे हो, 25 लाख रुपए से ज्यादा खर्च नहीं करना। एमएलए के जा रहे हो 10 लाख, पॉसिबल है? इलेक्शन कमीशन को देखना चाहिए। 10 लाख रुपया ऐसे उड़ा देते हैं ये तो, 10 लाख रुपए तो वो पोस्टर, खाना पीना, दारू इन्हीं में उड़ा देते हैं। इलेक्शन कमीशन को देखना चाहिए भाई। एंड नो यूज ऑफ गवर्नमेंट रिसोर्सेज, सरकारी वाहन, सरकारी ऑफिस, सरकारी कोई भी रिसोर्स का प्रचार प्रसार में यूज नहीं होगा। मान लो कल को एक जीते जिताए सीएम, अब चुनाव होने जा रहे हैं दोबारा, अभी तक तो आप सीएम हो क्योंकि नया नहीं आया, आपने उठाया हेलीकॉप्टर, अच्छा ये गाड़ी से जाएगा 10 घंटे पहुंचेगा, मैं 1 घंटे प्रचार करके रफा दफा दूसरी जगह, नो नहीं कर सकते। नो यूज ऑफ एनी वर्शिप प्लेस, आपको पता है कि लोग सुबह से मंदिर जाते हैं, आप मंदिर ही पहुंच गए, गलत, नहीं कर सकते। नो यूज ऑफ एनी गवर्नमेंट व्हीकल्स, एयरक्राफ्ट, ये मैंने बता ही दिया। मिनिस्टर शैल नॉट ले फाउंडेशन स्टोन्स ऑफ एनी प्रोजेक्ट्स, टेक बिग पॉलिसी डिसीजन एटसेट्रा वंस इलेक्शंस आर अनाउंस्ड। सरकार ने इलेक्शन की डेट अनाउंस कर दी, मुख्यमंत्री साहब ने बोला आज से सारे गरीबों के कर्ज माफ। गरीब तो मुड़ गए भाई साहब, क्या सरकार है। जो सरकार उन्होंने 4.5 साल, 4.5 साल बुरी लगी, आज वो अच्छी लग रही है। रीजन यही है कि अब ऐसा पॉलिसी डिसीजन आ गया। मैं आपके गांव के लिए, सड़क टूट गई भाई साहब, लोग रातों रात पुल खड़ा कर दिया, लोगों ने वोट का नतीजा जो है उसकी तरफ झुका दिया फिर से। तो इस प्रकार का कोई भी डिसीजन, पॉलिसी डिसीजन, फाउंडेशन पॉलिसीज आप नहीं ले सकते। पोलिंग एंड काउंटिंग ऑफ वोट्स, वोट देना और वोटों की काउंटिंग। नाउ दिस इज द फाइनल स्टेज ऑफ द इलेक्शन प्रोसेस, ये लास्ट स्टेज होती है। सो इस डे को कहते हैं इलेक्शन डे, यही है चुनाव का दिन। ये जो दादी अम्मा वोट करने आई हैं, ये इसीलिए है क्योंकि वो जो क्या करना चाहती है भाई, वोट देने आई हैं। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई है, ठीक है। तो इलेक्शन डे कब बनता है? जिस डेट को चुनाव में आप क्या करने जाते हो, वोट डालने जाते हो। अरे ये कैसा लग गया, स्टाइल ही अलग हो गया आजकल। जिस दिन आप वोट डालने जाते हो वही होता है। पेन भी इतना खतरनाक है, शार्प नहीं है थोड़ा सा, है ना। व्हाट मेक्स इलेक्शन इन इंडिया डेमोक्रेटिक, जो चुनाव है हिंदुस्तान में वो कैसे डेमोक्रेटिक बनते हैं? तो आप भाई ये तो सब समझते हो, वोटर लिस्ट में नाम है, सब कुछ है, तो कैसे बनते हैं? इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन है। पहले तो आप ये समझ लो कि भारत में चुनाव का बात यही है कि भाई साहब यहां पे इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन है, कोई घपला नहीं है। तो जब कमीशन है तो वो अपनी चलाएगा, कोई पार्टी की नहीं चलेगी, तो फिर डेमोक्रेटिक हुए। दूसरा क्या? पॉपुलर पार्टिसिपेशन, कोई यहां पे एक पार्टी अपनी मर्जी से चुनाव जीत नहीं सकती। लोगों के हिस्से लेने के कारण, लोगों के वोट करने के कारण, लोगों के पार्टिसिपेशन के कारण ही पार्टी बनती है। एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्शन आउटकम, जो चुनाव में नतीजा आया है कोई विरोध नहीं करेगा भाई, जैसा आया है मानो। कुछ पार्टियां होती हैं, अरे नहीं ये तो ईवीएम में घपला है, ये धंधा है, नहीं। इलेक्शन कमीशन इज एन इंडिपेंडेंट कमीशन, वो किसी सरकार के दबाव में काम नहीं करता। तो जो उसका आउटकम है, जो वो रिजल्ट डिक्लेयर कर रहा है, आपको एक्सेप्ट करना होगा। इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन की बात करें तो कौन? इलेक्शन कमीशन। अच्छा मैं ये भी बता दूं कि ऐसी कुछ पार्टी होती है जब वो हार गए तो कमीशन की गलती, ईवीएम की गलती, और जब वो जीत गए तो शांत, फिर तो ठीक है, ठीक ही होगा। समझ रहे हो आप? समझ गए। इलेक्शन कमीशन की बात करें तो भाई साहब इलेक्शन कमीशन में एक होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और 2 साथ में उसके सहयोगी असिस्टेंट, यानी कि वो भी इलेक्शन कमिश्नर और दूसरा भी इलेक्शन कमिश्नर। जो इस समय वर्तमान में है वो है राजीव कुमार जी, जो हमारे मुख्य निर्वाचन आयोग हैं। और 2 कमिश्नर हैं, उनका नाम है अनूप चंद्र पांडे और अरुण गोयल। ये वो हैं जो राजीव जी को सपोर्ट करते हैं।
हमारे यहाँ इलेक्शन कमीशन की शुरुआत मतलब फॉर्मिंग जो है वो 25 जनवरी 1950 को हुई थी। तो आई होप आपको समझ में आ गई भाई चीजें। नेक्स्ट देख लेते हैं बच्चों। इलेक्शंस आर कंडक्टेड बाय दिस बॉडी। तो इनका क्या काम है, क्या इनका वर्क है? इलेक्शन कमीशन चुनाव करवाता है। दिस बॉडी इंजॉयज द सेम काइंड ऑफ इंडिपेंडेंस दैट द जुडिशरी इंजॉयज। यानी कि आप इनको दिन और रात निकाल नहीं सकते, इनको कुछ सिक्योरिटी और बेनिफिट, इनको कुछ सुविधाएं हैं जो कोई विधायक या गली का चलता कोई आदमी इन पर उंगली नहीं कर सकता। ये सिक्योर्ड है जुडिशरी की तरह। जुडिशरी की इंपॉर्टेंस आप समझते हो ना, इलेक्शन कमीशन की भी इंपॉर्टेंस उतनी है। सो चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। अब आप समझ सकते हो एक व्यक्ति जिसको राष्ट्रपति चुन रहा है तो उसकी वैल्यू कितनी होगी। नेक्स्ट इज इट इज इंपॉसिबल फॉर रूलिंग पार्टी और टू अदर्स टू रिमूव चीफ इलेक्शन कमिश्नर। कोई पार्टी जीत जाए, अब तो मैं जीत गया, देख लूंगा इस इलेक्शन कमीशन को, हटा के दिखाओ। एक प्रोसेस होता है पूरा पार्लियामेंट में जिसमें अपोजिशन भी शामिल होगी, रूलिंग भी शामिल होगी, तो हटाने की प्रक्रिया लंबी है बट वो यहां नहीं करेंगे। तो ड्यूटीज क्या क्या होती हैं? इलेक्शंस करवाना इनका काम है, कोड ऑफ कंडक्ट को इंप्लीमेंट कराना कि कोई ब्राइब न दे, कोई वर्शिप प्लेस पे जाके ना करे, कोई सरकारी वाहन ना यूज करे, अगर करता है तो उसको पनिशमेंट देना भी इनका ही काम है। ऑन इलेक्शन ड्यूटी गवर्नमेंट ऑफिसर जो होते हैं, जो आपने पुलिस वाले देखे होंगे बूथ पर, उस दिन वो पुलिस वाले तो जरूर है दिल्ली पुलिस, बट वो वर्क करते हैं अकॉर्डिंगली ऑफ चीफ इलेक्शन कमीशन। जो चीफ इलेक्शन कमीशन कहेगा उस दिन वो मानते हैं। सरकारी ऑफिसर होंगे उस दिन वो सरकार के अंतर्गत नहीं रहते। सो दे वर्क अंडर द कंट्रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन, नॉट द गवर्नमेंट। यही नहीं, इलेक्शन कमीशन सरकार को भी आदेश देती है क्या, कि ऑल्सो नॉट टू मिसयूज द गवर्नमेंटल पावर। अपनी सरकार का नाजायज फायदा ना करे। क्यों? आने वाली सरकार जो हमें सोच रहे हैं कि इंडिपेंडेंट आए, निष्पक्ष आए, इलेक्शंस फ्री एंड फेयर हो, आप कहीं अपने सरकारी वाहन को इस्तेमाल कर लो, आप कहीं अपनी पॉलिसीज ऐसी कोई लॉन्च कर दो, कोई चतुराई नहीं दिखानी, नो चतुराई। सो एक हमने ये पढ़ लिया कि लोगों के पास चॉइस है, लोगों के पास फ्री फेयर इलेक्शन होते हैं, लोगों को पूरी ऑल्टरनेटिव्स मिल रहे हैं। तो एक ये है कि लोगों का पॉपुलर पार्टिसिपेशन। कैसे हम कह रहे हैं कि डेमोक्रेटिक है? क्योंकि भैया लोग भी तो इन्वॉल्व हैं, लोग इन्वॉल्व हैं तभी तो पार्टिसिपेशन हो रहा है, तभी तो डेमोक्रेटिक है। बिकॉज ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शंस पीपल एनरोल्ड इन द वोटर्स लिस्ट एंड कंटिन्यू टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्शंस और वोटिंग। लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, यह इस बात का प्रतीक है कि इलेक्शंस डेमोक्रेटिक हो रहे हैं, तरीके से हो रहे हैं। लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा तभी लेंगे जब उन्हें पता होगा कि हम जिसे वोट देंगे वो जीतेगा भी। अगर सामने वाली सरकार ने अपना फैसला करना है तो हम वोट क्यों दें? हम क्यों वेस्ट करें अपना टाइम? हम काहे को अपनी उंगली पर स्याही लगवाएं बेवजह की, व्हाइट नेल को अच्छा खराब करें। सो द पुअर, इलिटरेट एंड अंडर प्रिविलेज पीपल वोट इन लार्जर पॉपुलेशन एज कंपेयर टू द रिच एंड प्रिविलेज सेक्शन। ये तो यार हम सब जानते हैं कि सरकार की पॉलिसीज का जो बेनिफिट है वो गरीबों को ज्यादा मिलता है। अमीरों के पास तो पैसा है, वो उसके दबाव पे पॉलिसीज भी बदलती हैं, पॉलिसीज बनती भी हैं और उनके अकॉर्डिंग भी बनती है। गरीबों के लिए ऐसा कुछ नहीं होता। सो जब वोटिंग का ज्यादातर जो मेजर पार्ट प्ले करते हैं, जो लोग ज्यादातर वोटिंग करते हैं, वो गरीब, अंडर प्रिविलेज या वीकर सेक्शन करते हैं। उन्हें सरकार से उम्मीद है कि सरकार उनके लिए कुछ अच्छा करेगी। अमीरों को तो पता है 2-4 खोके, 10 खोके, 20 खोके पहुंचाने, सरकार हमारी। सो गरीब लोगों की पॉपुलेशन इसमें ज्यादा पार्टिसिपेट होती है। सो पीपल पार्टिसिपेट क्यों करते हैं? बिकॉज दे थॉट थ्रू इलेक्शंस दे कैन ब्रिंग प्रेशर ऑन पॉलिटिकल पार्टीज फॉर देयर वेलफेयर। मैं चुनाव क्यों करूं? आप चुनाव क्यों कर रहे हो? 1000-2000 करोड़ रुपए तो नहीं है हमारे पास कि हम अपनी बात बाद में मनवा लेंगे। हम चुनाव इसलिए कर रहे हैं कि जो ये पार्टी, कई बार होता है ना बंदा, भाई साहब ये कर दो, आता ही नहीं विधायक आपके गली इलाके में, नालियां खराब पड़ी हैं, सड़क टूटी पड़ी है, अगली बार आप गुस्से में कहोगे इसकी ऐसी की तैसी, ले वोट करके चेंज कर दिया। होता ना, लोग गुस्से में आके करते हैं, इसे बताऊंगा आपके, वोट किसी और को दे दिया। सो ये इसीलिए है क्योंकि वो चाहते क्या है? प्रेशर क्रिएट करना चाहते हैं लोगों को, विधायकों को ये डर हो कि अगर मैंने लोगों का भला नहीं किया तो मुझे हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्या है भाई? आपने देखा था कि जो इलेक्शन कमीशन का आउटकम है, अगर उसे सब एक्सेप्ट करते हैं, विरोध नहीं करते, यह भी एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन की पहचान है। सो इफ द इलेक्शंस आर नॉट फ्री एंड फेयर, द आउटकम्स ऑलवेज फेवर द पावरफुल। अगर इलेक्शंस फ्री एंड फेयर नहीं है, सही तरीके से नहीं है, तो भाई पैसे वाला आदमी जीतेगा, गुंडा आदमी जीतेगा, गरीब हारेगा। तो कैसे हम बताएं कि इलेक्शंस फ्री एंड फेयर हैं या फिर डेमोक्रेटिक हैं? इसलिए बता सकते हैं कि रूलिंग पार्टीज रूटीनली लूज इलेक्शंस इन इंडिया। हमेशा बीजेपी नहीं रहेगी,
हमेशा कांग्रेस नहीं रहेगी, पार्टियां बदलती हैं। तो डेमोक्रेटिक है तभी तो किसी की सरकार बन गई, वो तो छाप कर देगा, ऐसा लॉ बना देगा कि मैं ही रहूंगा, ऐसा नहीं हो सकता। क्रिमिनल विद मनी स्पेंडर्स ऑफन लूज इलेक्शंस, जो पैसे वाले लोग होते हैं, पैसे के दम पर टिकट तो आप ले सकते हो, गुंडाई के दम पर आप टिकट तो ले सकते हो, पर जनता के दिलों में राज कैसे करोगे यार? जनता के दिल में तो वो राज करेगा जो उनकी इच्छाओं को पूरा करेगा। चैलेंजेस क्या है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के? क्योंकि जो हम करने जा रहे हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन, बार बार बढ़ रहे, क्या चैलेंज है कि कैंडिडेट विद लॉट ऑफ मनी मे नॉट बी श्योर ऑफ देयर विक्ट्री बट दे डू एंजॉय अ बिग एंड अनफेयर एडवांटेजेस ओवर स्मॉलर पार्टीज एंड इंडिपेंडेंट। सबसे पहला चैलेंज तो एक हमारे सामने यह आता है कि भाई साहब पैसे वाले लोगों ने सीटें ले ली, टिकटें ले ली, छोटे लोगों को दबा दिया, धमका दिया, ये सब करते हैं, पर क्या वो इस पैसे के दम पर ये इंश्योर कर सकते हैं कि मैं ही जीतूंगा भाई, कुछ भी कर ले, आप वो नहीं जीतेगा? नहीं, लोग वोट डालने वाले हैं, दे विल डिसाइड कि कौन जीतेगा। आप क्या, आप तो पैसे के दम पर चल रहे हो। सो कैंडिडेट विद क्रिमिनल कनेक्शन पुट अदर्स आउट ऑफ द इलेक्शन रेस। फिल्मों में देखा होगा, गुंडा आता है, तू खड़ा नहीं होगा, वो कहते नहीं मैं रुकूंगा नहीं, देखता हूं मुझे कौन झुकाएगा। वो उसने फटाफट एकदम रामपुरी निकाली और उसके पेट में घपा घप 2-3 बार, ये ले झुक गया, खत्म मैटर। बट ये एक अनएथिकल तरीका है। एथिकल क्या है कि गुंडे के जीते ही नहीं, लोग नहीं चाहेंगे तो। सो सम फैमिलीज टेंड टू डोमिनेट, कुछ फैमिली का भी दबदबा रहता है, आपने देखा होगा। हमारे देश में ऐसी बहुत सारी पार्टीज हैं जिनमें उनके पापा, चाचा, ताऊ, दीदी, भैया, देवर, जेठ, मौसा, फूफड़, सब एक ही पार्टी में जीत रहे हैं आराम से, सब एमपी एमएलए हैं, दूसरे को चांस ही नहीं है, और कहते क्या है फ्री एंड फेयर इलेक्शन है यार। देखते हैं। लिटिल चॉइस टू ऑर्डिनरी सिटीजंस एज मेजर पार्टीज आर क्वाइट सिमिलर टू ईच अदर इन टर्म्स ऑफ पॉलिसीज एंड प्रैक्टिस। एक चैलेंज ये है कि जब एक दूसरी पार्टियां एक दूसरे की पॉलिसीज, वादों को कॉपी करें, तो लोगों के सामने यह प्रॉब्लम है कि किसको वोट दें, किसको डिसाइड करें। इसकी पार्टी का सेम लालच है, इसका भी सेम है, तो लोगों को चॉइस कम मिलती है जब उनकी पॉलिसी सेम होती है। सो आई होप आपको यह चैप्टर बहुत अच्छे समझ में आया होगा बच्चों। आज हम पूरा चैप्टर कर चुके हैं एंड आपको अच्छे से पता चल गया कि बेसिक कैसा होता है, बुक में कैसी पॉलिटिकल जानकारी लिखी है, प्रैक्टिकली वो सच नहीं होती है, बट भाई हम क्या करें। समस्या यही है देश की कि जो वादे लिखे हैं वो वादे नहीं हो रहे, जो बातें बताई जाती हैं वो सच में होती नहीं है, सच पूरी की पूरी हाफ हो जाती है, 70% 80% एग्जैक्ट तो नहीं होती है। सो ये सारा चैप्टर आप समझ गए। उम्मीद करता हूं कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब जो हम करने जा रहे हैं वो लर्निंग है। लर्निंग यानी कि इस चैप्टर से जो कुछ आपने सीखा मैं आपको बताऊंगा, क्वेश्चन के आंसर समझा दूंगा, वो आप पूरा इस चैप्टर में, क्योंकि हमने पढ़ाई क्वेश्चन बेस्ड है आज पूरा चैप्टर। हमने क्वेश्चन पढ़े, उसके आंसर पढ़े, क्वेश्चन पढ़े, उसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ी, तो वही है। अब आप समझ जाओगे हाउ रिप्रेजेंटेटिव्स आर इलेक्टेड, तो आपने देख लिया कैसे चुनते हैं, लोग जाते हैं, वोट करते हैं, लोग चुनते हैं। हाउ इलेक्टरल कॉम्पिटिशन अमंग पार्टीज सर्व द पीपल, कैसे सर्व करता भाई, उनको पता है नहीं किया तो हार जाऊंगा, उनकी इच्छाएं पूरी नहीं की तो हार जाऊंगा, मैं पावर के दम पर आ भी गया, पावर के लालच से, पावर मिलेगी, कुर्सी मिलेगी, सीट मिलेगी, अब लोगों की सेवा करो भाई साहब, नहीं तो कुर्सी नहीं रहेगी। सो व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक, क्या करते हैं आपको मैंने बताया, इलेक्शन कमीशन इन्वॉल्व है, पॉपुलर पार्टिसिपेशन होता है, जो भी इलेक्शन का आउटकम है वो आपको एक्सेप्ट करना पड़ता है, लोगों के पास चॉइस है, लोगों को फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाया जाता है, ये सारी चीजें हैं। सो व्हाई इलेक्शंस आर नेसेसरी, अरे भैया एक की रूलिंग ना हो जाए इसलिए, कोई एक पार्टी अगर गड़ गई, अड़ गई और हमको वो पसंद नहीं आई तो इलेक्शन जरूरी है। इज इट गुड टू हैव पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन, यस, तुम्हारे कॉम्पिटिशन के चक्कर में बेनिफिट हमारा है, एक कहेगा ये करूंगा, दूसरा कहेगा वो करूंगा, तीसरे ने देखा ये दोनों वो कर रहे हैं, मैं इनसे ज्यादा करूंगा, तो आपके कंपटीशन ने किसकी मदद की, जनता की, हमारी। सो यस इट इज गुड। व्हाट इज अवर सिस्टम ऑफ इलेक्शंस, आपने देखा ये भाई कि वोटिंग लिस्ट बनती है, चुनाव होता है, आपने देखा नॉमिनेशन फॉर्म, वो पूरा प्रोसेस आपने पढ़ा था। नाउ रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप अपने एग्जाम में चीफ इलेक्शन कमिश्नर का नाम, 2 इलेक्शन कमिश्नर के नाम विद फॉर्मिंग डेट लिखते हो तो एक्स्ट्रा बेनिफिट रहेगा आपको। आप लिख सकते हो इलेक्शन कमीशन क्या रोल है भाई, वोटिंग कराना, पोल बनाना, लॉ बनाना, कोड ऑफ कंडक्ट बनाना, इफ एनीवन इज नॉट फॉलोइंग दैट लॉ देन पनिशमेंट करना, ये सारे काम, गवर्नमेंट को आदेश देना कि आप अपने सरकारी रिसोर्सेज को यूज नहीं कर सकते, तो ये सब होता है बच्चों। आई होप आपको बहुत मजा आया होगा इस क्लास में, और जब आपका मैं कमेंट्स पढ़ूंगा इसके लिए तो मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे कमेंट्स करने वाले हो। इस चैप्टर को दिल से पढ़ना,
क्योंकि दिल से जुड़ा हुआ है यार, बहुत सिंपल है। गरीबों के लिए इलेक्शन बहुत बड़ी चीज है, हम जैसे लोगों के लिए इलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। हम अपने आप को बहुत कनेक्टेड मानते हैं, बिकॉज एक टाइम पे जिस सरकार से हम खुश नहीं है उसको बदलने का, उससे बदला लेने का इलेक्शन ही तरीका है। इलेक्शन नहीं होते तो शायद हम अपनी इच्छाओं को व्यक्त भी नहीं कर पाते, शायद हम उस तरीके की आजादी इंजॉय नहीं कर पाते। रीजन यही है कि अगर ये सब हैं, सब कॉन्स्टिट्यूशनल चीजें हैं, तो ही हम इंजॉय कर पा रहे हैं, वरना कोई पार्टी जीत कर लॉ बदल देती, क्या कर लेते हम लोग। तो हम यही कर सकते हैं कि इलेक्शन के थ्रू हम उसको बदल देते। तो हमने बेसिकली सब कुछ सीख लिया कि इलेक्शन क्यों जरूरी है, क्यों कंपटीशन होना चाहिए, कैसे हमारे देश में इलेक्शंस डेमोक्रेटिक वे में होते हैं, रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन क्या है, चैलेंजेस क्या आते हैं पार्टीज के सामने, भाई हम देश के सामने भी, लोगों के सामने भी, ये सब पढ़ा। एंड आई होप आपको इस क्लास में बहुत मजा आया होगा। बताना जरूर कितना मजा आया। जैसे हर बार बताते हो कि सर सोच लो कितनी परसेंट है, मैं नहीं सोच पाता हूं, मैथ वीक है मेरी यार, मैथ बहुत वीक है मेरी, मैं पैसे नहीं जोड़ पाता हूं। 50-50, 2-4-5 रुपए ऐसे टूटे फूटे मिल जाएं अगर टुकड़ों में, मेरी उसमें हवा खराब हो जाती है। तुम कहते हो कि परसेंटेज नाप लो, तो वेरी डिफिकल्ट फॉर मी, बट मैं आपको ये चीज जो समझा सकता हूं वो मैं आपको समझा पाया। एंड उम्मीद करता हूं कि आपको इस क्लास में बहुत मजा आया होगा। तो मिलेंगे बच्चों अपनी अगली क्लास में। सो जब तक थैंक यू, बाय बाय, एंड स्टे कंटिन्यू इन आवर सीरीज स्प्रिंट। बाय बाय।